Open storyteller. Hi, I'm a storyteller. You can ask me for a specific or random story. आपको आवाज शायद शेयर नहीं की जी मैंने आवाज़ आ शेयर रही को है, आवाज़ आ रही है। Okay, okay, nice. So okay, open storyteller. I'm storyteller. You can ask me for a specific or random story. Give me a specific story. Oh shoot. Like specific का बना नहीं है, random का बना है. Get me a open teller. Oh shoot, yeah. Like, what am I even saying? Sorry, I don't know that one. Open storyteller. Hi, I'm a storyteller. You can ask me for a specific or random story. Story. Please tell me how many minutes you got to spare. How many minutes do you have? ये अपना वक्त को हमें इसमें आ रहा है, देखो कहाँ पे है यार, ये अनडिफाइंड क्यों आया? मैंने इसको कोड में कहाँ पे लिखा है? ये console.log slots time dot value. हाँ, तो ये टाइम आना चाहिए था यहाँ पे, और कल आ भी रहा था. I have 30 minutes. क्या ये पकड़ रहा है? नहीं पकड़. Open storyteller. Fuck. Open storyteller. Hi, I'm a storyteller. You can ask me for a specific or random story. Get me a specific story of 15 minutes. Hello, world. Okay. My bad, I should have been a random story. Open storyteller. Hi, I'm a storyteller. Get me a random You story can of ask me for a 15 minutes. specific. Please tell me how many minutes you got to spare. 30 minutes. How many minutes do you have? 30 minutes. Please tell me how many minutes you got to spare. Okay, ये देखो, ये PT 30M में आ गया यहाँ पे. सही। अगर आप मैं ये करूँ, बड़ा करूँ, या आपको शायद दिखाई? हाँ मुझे दिख रहा है, PT 30M दिख रहा है मुझे। अच्छा, सही सही. तो ये PT 30M ये आ गया. अब इसको मोमेंट जे से कन्वर्ट करना है, और वो टाइम में आ जाएगा, और फिर वो बाद में कहेगा कि ठीक है, आपने इतने मिनट का ही है, मैं आपको इतने मिनट की कहानी लेके आ रहा हूँ, काइंड ऑफ. अच्छा, तो अभी ये मतलब इतना ही है फिलहाल। जी जी जी. इसके आगे क्योंकि यहाँ इसके आगे पहुंचे नहीं, और दूसरी बात, वो ऑडियो प्लेयर का थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो जो ऑडियो टैग का जो था हमने पढ़ा है SSML. यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ SSML टैग्स. तो इसमें जो ऑडियो है, ये हाँ। ऑडियो जो है, हाँ। इसका लिमिट है सिर्फ 240 सेकेंड्स. हाँ करेक्ट। सो ये मतलब 4 मिनट से ज्यादा कोई चलने ही नहीं देगा, और हर कहानी थोड़ी लंबी तो हो सकती है, 15-20 मिनट, आधा घंटा. सो ये वाला तो हमारे लिए लाजमी हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, or we won't be able to use this, but what we might be able to use is ऑडियो प्लेयर. आई गॉट इट. रिच रिस्पॉन्सेज में ऑडियो प्लेयर है असल में. हुआ कुछ यूँ कि मैं SSML वाले ऑडियो के पीछे ना काफ़ी देर लगा दी मैंने. मैं ऑडियो टैग को नहीं, ऑडियो प्लेयर को नहीं चेक कर पाया. अच्छा, हाँ. तो 3 चीज़ें थी टोटल जो हम नहीं चल पाई थी हमसे. नंबर 1 तो था वो इलेक्ट्रिक स्लॉट वाला, वो चल गया है. उसमें हम ना वो डायरेक्टिव गलत लगा के भेज रहे थे, इसलिए नहीं चल रहा था. मैंने डायरेक्टिव चेंज किया तो वो बिल्कुल सही चल गया. ठीक है, उसका कोड मैंने गिटहब में पुश भी कर दिया है. वो 3 लाइनों का कोड है. जिस जगह पे इफ एल्स लगा हुआ है ना, जहाँ पे हम रीप्रॉम्प्ट कर रहे हैं उससे कि भाई व्हाट साइज और व्हाट टॉपिंग, वहाँ पे वो इलेक्ट्रिक स्लॉट की एक लाइन लगानी थी, वो हम मिस कर रहे थे. तो वो लगा दी मैंने, तो वो चल गया सही. मैं अभी दिखा भी दूंगा. अच्छा, आप दिखा दें, मैं स्क्रीन शेयर स्टॉप करता हूँ. अच्छा, और SSML का जो ऑडियो है वो तो भाई नहीं चल के दे रहा. उसको तो बहुत ट्राई किया मैंने. उसके लिए मैंने वो CLI टूल भी इंस्टॉल कर लिया. मैंने सोचा कि शायद वो पता नहीं उनके CLI टूल पे ही चलता हो,
यानी हो सकता है ऑडासिटी में कोई चीज़ डिफरेंट हो। तो मैंने ना वो CLI जैसे उन्होंने बताया हुआ था उस तरह से भी हाँ, मैंने करके देख FFmpeg लिया, से, मगर ना वो FFmpeg से। बिल्कुल भी जो है ना नहीं चल के दे रहा। और नंबर 3 पे यही था मेरा ऑडियो प्लेयर, तो उस पे उस तक मैं पहुंच ही नहीं पाया ऑडियो प्लेयर तक। अच्छा ये हमारा कहाँ सही। गया, प्लेस ऑर्डर। चलो डेलीगेशन स्ट्रैटेजी तो हमारी मतलब क्लियर हो जाएगी ना। हाँ डेलीगेशन हमारी हो गई। ये प्लेस ऑर्डर इंटेंट हैंडलर है, इसमें हमने हाँ कहा भाई अगर टॉपिंग नहीं मिली है तो हाँ। टॉपिंग के लिए पूछो आप। तो टॉपिंग के लिए पूछते वक्त ना ये इलेक्ट्रिक स्लॉट में उस स्लॉट का नाम लिख कर भेजना होता है। अदरवाइज क्योंकि वो तो 3 अच्छा। है ना, तो इसको नहीं पता कि कौन सा वाला, तो ये लिख कर भेजना होता है कि भाई ये वाली चीज़ पकड़ो वहाँ से। फिर उसके बाद साइज़ सही। अगर नहीं मिला तो साइज़ के बारे में पूछो कि भाई क्या साइज़ है, और उसके बाद ये साइज़ का स्लॉट इसमें लिख कर यहाँ पे भेजना। रीप्रॉम्प्ट नहीं लगेगा इसमें, ये इलेक्ट्रिक स्लॉट लगेगा। ये भी काइंड ऑफ अ अच्छा। रीप्रॉम्प्ट ही है, लेकिन रीप्रॉम्प्ट इसमें नहीं लगेगा। अच्छा और ये सही। करके तीसरे पे QTY करके हमारी थी। तो ये बिल्कुल सही चला, इसको मैंने चला कर देख लिया। आप लोग भी कोड आप सब लोगों के पास है, बल्कि मैं ना कोड के साथ साथ अभी वो भी इसमें डाल दूँगा, उस पूरी स्किल का जो एक्सपोर्ट है ना वो भी इसमें ऐड कर दूँगा मैं। तो जी। ताकि क्या हो कि पूरा एक्सपोर्ट आप करके देख सकें उसको। ये बल्कि खोला ही हुआ है मैंने। और ये भी मैं पूछना चाह रहा था, अगर मेरे पास डेवलपमेंट में कोई ऐप है और मैं किसी और डेवलपर के साथ काम कर रहा हूँ, तो हम दोनों उस सेम स्किल पे काम कर सकेंगे? हाँ हाँ सेम स्केल पे काम कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन बस कैसे? बस उसमें सीन ये रहेगा कि एक ही स्लॉट पे दोनों बंदे काम ना कर रहे हों। ठीक है, अगर एक ही स्लॉट पे 2 बंदे सही। काम करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी ऑफ कोर्स। ठीक है, अगर लेकिन ये करेंगे कैसे? जैसे कर रहे हैं बस वैसे ही करेंगे। क्या मतलब, मैं समझा नहीं आपकी बात। मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने गूगल डॉक्स मुझे आपसे शेयर करनी है, तो मैं आपको सिर्फ वो एक्सेस दे देता हूँ उस प्रोजेक्ट का या फिर उस फाइल हाँ की, और आप वहां पे आके अपनी चीजें कर सकते हो। तो वैसे हम इंटरैक्शन मॉडल एलेक्सा जो कंसोल है उसका दे सकते हैं डेवलपर को एक्सेस और किसी। हाँ हाँ एक्सेस का यहाँ पे होता है ना ऑप्शन। ये मैं बिल्ड में गया, हाँ। और बिल्ड में ना एक जगह पे एक्सेस का ऑप्शन आ रहा होगा, आई थिंक टूल्स में होता है। यार कहाँ पे होता है वो ऑप्शन, सेटिंग, यहाँ पर होता है आई थिंक, है ये। और यूजर यूज़र परमिशंस। परमिशन में देखते हैं, हाँ। ये आ गया भाई, ऐड न्यू। अच्छा अच्छा, सही सही मैं सही। थैंक यू एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, सर। ऑनर हूँ, और दूसरे लोग सही भी हो सकते हैं। सही। थैंक यू। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके मैं लगा देता हूँ, एक नया फोल्डर बना देता हूँ। ओ ये क्या सर किया एक मैंने। क्वेश्चन था। हाँ जी पूछें। सर ये जो आपने इलेक्टिव दिया है इसमें जैसे हम रीप्रॉम्प्ट चलाते हैं तो उसका एक मैसेज जाता है, तो वो कैसे जाएगा? वो जाएगा इसमें? सॉरी क्या, कौन सा मैसेज? जो सर आपने इलेक्टिव पास किया है, तो हाँ जब हम रीप्रॉम्प्ट चलाते हैं तो वो पूछ पलट के पूछता है कि भाई ये चीज़ नहीं आप इसमें पास करें, तो इसमें तो हम खाली टॉपिंग, तो ये वो नहीं, स्पीक आउट के बाद मैंने लगाया ना टॉपिंग, तो ये स्पीक जी। आउट में ये पूरी बात बोलेगा ये, और उसके बाद ये माइक ओपन करके एक्सपेक्ट करेगा कि टॉपिंग बंदा बोले सामने से। वो ये हम उसको दे रहे हैं कि उसको समझे कि भाई हम इस स्पीक आउटपुट से क्या स्लॉट पकड़ना चाह रहे हैं, ये हम उसको सिस्टम को बता रहे हैं। जी क्लियर। यार इसमें पेस्ट का ऑप्शन नहीं दे रहा, पता नहीं क्या सीन हो गया है, मुझे ड्रैग करके लाना पड़ेगा आगे। सही है, हमने स्किल को भी डाउनलोड करके ना इसके अंदर पुट इन कर दिया है, बल्कि मैं एक बार ये नए सिरे से डाउनलोड कर लेता हूँ। आई एम नॉट श्योर कि ये मैंने चेंजेस करने के बाद किया है या चेंजेस करने से पहले कर लिया। इसको कमिट करता हूँ मैं, और फिर यहाँ से दोबारा से डाउनलोड करता हूँ।
कोई अगर चेंजेस होंगी तो हमें पता चल जाएगा। आपने ये ट्राई किया, ऑडियो टैग में कोई इशू है ना? ऑडियो टैग में कोई इशू है, मैंने उसको बहुत अलग अलग तरीक़ों से ट्राई करके देख लिया। होस्टिंग सर्विस भी मैंने ख़ुद की भी बना के देख ली हरीको पे। आपने रिकॉर्डिंग की थी उसकी? नहीं नहीं, कोई मसला नहीं। अगर मौका मिले और तो इसमें वो जो ट्यूसडेज को आपकी शाम को अलेक्सा की ये होती है क्या, ऑफिस आवर्स होते हैं, वो जेफ ब्लैंकेनबर्ग वगैरह बैठा हुआ होता है, तो उनको पूछ सकते हैं। हाँ जी जी, मैंने रिमाइंडर लगाया हुआ है, हमने उस दिन ऐड किया था। जी जी, वो 15 तारीख का था, वो हो गई। हो अब गई? अगले हफ्ते ट्यूसडे को होगा। ओके ओके, तो ये मैंने स्किल का बैकअप इसमें पुश कर दिया है। और अब मैं आपको वो दिखा देता हूँ कि कौन सी लाइन जो है ना ऐड हुई हुई है। बल्कि वो तो मैंने दिखा दिया ना कौन सी लाइन ऐड हुई हुई है। सही। अच्छा, अब हम वो आज सिर्फ एक ही लाइन थी ना, एक ही इलिसिट लाइन, इलिसिट स्लॉट रिस्पांस की हाँ लाइन थी हाँ, है। वो एक ही है। और अगर आप उसको चाहें ना एग्जैक्टली कि उस कमिट में मैंने क्या किया है, तो वो भी आप यहाँ जाकर देख सकते हैं। हाँ, लेकिन वो आपने समझा कहाँ से डॉक्यूमेंटेशन में, वो जरा दिखा देंगे तो वो मतलब वो भी। मैंने डॉक्यूमेंटेशन में से नहीं समझा, वो मैंने यहाँ से समझा, जो इनकी NPM के डॉक्यूमेंट्स हैं ना। पहले भी हम एक्चुअली वहीं पर देख रहे थे यार, जी। क्यों नहीं भेजा कोड। पहले भी हम वहीं पर देख रहे थे, बट पता नहीं बाई मिस्टेक मैंने गलत उसमें वो लगा दिया था, डायरेक्टिव वाला लगा दिया था। सही। कोड मेरे कहाँ भेज दिया इसने कोड, इस वाले पे भेजा। एंटर। तो मतलब npm के कोर वाले पैकेज में वो डॉक्यूमेंटेशन था या एक्सप्रेस के अडेप्टर वाले पैकेज में वो? मैं दिखा देता हूँ, वो था ASK SDK Node.js का जो था ना डॉक्यूमेंट, उसमें था। अच्छा, सो मतलब कोर एसडीके में। ये बिल्डिंग रिस्पॉन्सेस, हम ये डॉक्यूमेंट पहले भी देख रहे थे, यहीं से हमने उठा के ही लगाया था डायरेक्टिव के लिए। ये क्या कह रहा है, ओ नो डिड समथिंग ट्राई अगेन। अच्छा अच्छा, यहाँ में मैं आ गया, ये रहा यहाँ पे ना। अब ये डायरेक्टिव ना डेलीगेट के डायरेक्टिव है और एक इलेक्ट्रिक स्लॉट का डायरेक्टिव है। ये डेलीगेट डायरेक्टिव जब लगेगा जब हमारे पास यानी सारे स्लॉट कलेक्ट हो जाएंगे ना, जब ये लगेगा। लेकिन हमारे केस में उसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही, ठीक है। मतलब किसी भी वजह से अगर मैं, जैसे सम टाइम ये होता है स्लॉट में ना कोई वैल्यू मैं सर्वर से पुट करना चाह रहा हूँ खुद से, बहुत रेयर केस होता है लेकिन इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो उस केस में ये डेलीगेट डायरेक्टिव लगेगा। अदरवाइज अगर स्लॉट पिक करना है तो यहाँ से लगेगा वो। सो इसेंशियली ये होगा, डेलीगेट डायरेक्टिव से हम अपने सर्वर से हैंडल कर रहे होंगे वो ऑटो, मैनुअल और जो भी मतलब मिक्स का जो केस है वो वाला। और ये एलिसिट स्लॉट से ये होता है, क्योंकि एलिसिट का मतलब आप क्योंकि हमेशा कहते हो ना कि नाम में उसका मतलब होता है, एलिसिट का मतलब कि इससे ढूंढ के लेके आओ। सो एलिसिट स्लॉट मतलब भाई स्लॉट की क्या वैल्यू डायरेक्टिव है वो उठा के ले आओ। अच्छा, एलिसिट द वैल्यू ऑफ स्लॉट। थैंक यू यार, ये मुझे एलिसिट का मतलब नहीं पता था बाय द वे, ये आपने बताया। अच्छा, ये जो हमेशा कहते हो। हाँ जी जी ये वाला जो कमेंट है ना, इसमें मैंने वो चेंजेस किए हैं। अच्छा, ये टॉपिंग वाली बात ना इसमें नहीं लिखी हुई थी, तो ये मुझे इसमें ऐड करनी पड़ी, क्योंकि इसमें ना सिर्फ 2 लिखा हुआ था। वो टॉपिंग का क्वेश्चन हमने नहीं लिखा था कोड में जब तक। अच्छा, उसके बाद जो इसमें यार ये कैसे बता रहा है, हाँ ये कह रहा है कि इतनी लाइन को हटा दिया है, रेड हो गया,
और उसकी जगह ये वाली लाइन ऐड हुई है, सही। ऐसे करके बता रहा है ये। सही है। और ये क्यू टी वाई वाला कह रहा है एक लाइन ये हटा के ये पूरा क्यू टी वाई वाला ऐड हुआ है। ये क्यू टी वाई वाला भी इसमें नहीं था पूरा क्वेश्चन मेंशन हुआ हुआ। सही। और सबसे टॉप पे इसने क्या कहा है, ये 3 लाइनें हटा के ये ट्राई कैच लगा हुआ है 3 लाइनों का, इस तरह करके। तो ये जो भी ग्रीन लाइन है ना ये ऐड हुई हुई है इसके अंदर। खैर ये कुछ अच्छी तरह नहीं दिखा रहा, जो VS कोड में ना बहुत अच्छी तरह से दिखाता है। अगर मैं यही सेम चीज़ खोलूँ स्मार्ट ग्रिड में, तो स्मार्ट ग्रिड में ना मुझे ये और बेहतर तरीके से दिखता है कि मैंने एक्चुअली कौन कौन सी लाइनें ऐड की हैं। गिटहब उसको हाँ, मतलब साइड थोड़ा बाय साइड दिखाता है कंपैरिजन। हाँ थोड़ा गलत दिखा रहा है गिटहब उसको। अब इसमें मैं गया स्लॉट फिलिंग फ्रॉम वेब हुक और मैंने इसको करके डबल क्लिक किया और मैंने इस फाइल को डबल क्लिक किया। ये दिखा रहे हैं एक्चुअली मैंने क्या किया, ऐड किया। एक ट्राई कैच लगाया था इसमें मैंने चेक करने के लिए, कुछ पता नहीं। उसके बाद ये एक लाइन यहाँ ऐड हुई हुई है, एक लाइन यहाँ ऐड हुई हुई है, और ये वाला पूरा इफ़ का ब्लॉक ऐड हुआ हुआ है क्योंकि 3 क्वेश्चन है तो यहाँ 2 ही बने हुए थे, तीसरा मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। और बस और कुछ भी नहीं है, बस यही है। साइड में हमें दिख रहा है ना ये डॉट्स, बस ये इतने ही है। तो इसको स्मार्ट ग्रिड में भी आप खोल के देख सकते हैं कि एग्जैक्टली किस कमिट में क्या काम हुआ हुआ है। Thanks for showing this. अच्छा जी, तो ये सलील ने हमें दिखाया कि इन्होंने क्या बनाया है। तकरीबन सारे लोग कनेक्ट हो गए हैं जो भी हैं क्लास के। तो आप में से किसी और ने अभी तक कुछ बनाया है क्या? क्योंकि हमारी अलेक्सा की जो क्लास है वो अभी ख़त्म हो गई है यहाँ पर, ठीक है। हमें 1-2 चीज़ें जो नई चली हैं वो मैं वक्तन फ़वक्तन आपको बता दूँगा कि उसमें क्या इशू था। बाकी अलेक्सा की क्लास ख़त्म हो गई है, अब हम इससे आगे बढ़ेंगे। तो प्लीज़ अगर किसी ने कुछ बनाया है, कोई ऐसी चीज़ जो दिखाने लायक है, तो प्लीज़ वो ज़रूर दिखाए। और अगर किसी ने नहीं बनाया, कुछ भी नहीं बनाया, तो वो भी एक क्वेश्चन मार्क है कि आपने क्यों नहीं बनाया। आया कि आपको क्लास में कुछ समझ में नहीं आ रहा, या आप टाइम नहीं दे रहे, या एक सिचुएशन ये हो सकती है कि आपने ट्राई किया बट आपसे बना नहीं, तो वो भी आपको बताना चाहिए। एक सिचुएशन ये होगी कि आप सिर्फ देखने के लिए आते हैं क्लास में ये भी एक सिचुएशन होती है ना कि बंदा सिर्फ क्लास को देखने के लिए आता है। तो मेरा ख्याल है किसी ने भी कुछ नहीं बनाया। तो यार आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको आप अपने हाथ से एक बार ज़रूर ट्राई करें, जो भी कुछ यहाँ पे सीख रहे हैं, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप फौरी तौर पे ये भूल जाएंगे जो भी कुछ आपने सीखा है, और आप जो भी यहाँ पे टाइम लगा रहे हैं उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा फिर आपको ना, वो टाइम आपका काइंड ऑफ ज़ाया हो जाएगा। अच्छा, अब हम आगे जी देखने वाले हैं अभी हम आगे क्या करने वाले हैं आज। अच्छा, रिच रिस्पॉन्सेस तो हमने 2-3 चलाकर देख लिया था मेरा ख्याल है, जिसमें से एक ऑडियो प्लेयर है वो हमसे चल नहीं रहा था, ठीक है। तो वो ऑडियो टैग नहीं चला था, हमने ऑडियो प्लेयर की कोशिश ही नहीं की थी। ऑडियो प्लेयर की भी कोशिश की थी हमने, उसमें भी कुछ इशू आ रहा था, तो वो नहीं चला था। वेल हमने रिच रिस्पॉन्सेस जो सारे थे उसका एक बार गो थ्रू कर लिया था। उसमें से हमने जो कार्ड्स हैं वो सिंपल कार्ड वो चलाकर देख लिए थे, ठीक है। और बाकी सब का भी हमने रफ़ आइडिया ले लिया था कि वो किस तरह से चलता है, ठीक है। SSML भी काइंड ऑफ अ रिच रिस्पॉन्स है, तो वो भी हम देख चुके हैं। तो अलेक्सा में मेरा नहीं ख्याल कि कोई चीज़ अभी बची हुई है। सही। कुछ 1-2 चीज़ें हैं जैसे अकाउंट लिंकिंग वगैरह, लेकिन वो हम इस कोर्स में क्योंकि कवर नहीं कर रहे तो हम उसको नहीं देखेंगे। अच्छा, अब हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे हम रिएक्ट का, ठीक है। कितने लोग ऐसे हैं क्लास में जिनको रिएक्ट आती है पहले से? कोई है ऐसा? अरीबा को आती है रिएक्ट पहले से। अच्छा, और हमज़ा फ़ारूक बेसिक आती है, मतलब 2-3 लोगों को आती है।
ज़ियाद बेग आपने कहा ना कि थोड़ी बहुत आती है मुझे। जी सर। अच्छा, हमज़ा फ़ारूक, ज़ियाद बेग और अरीबा, ये 3 लोग हैं। और अच्छा, हमज़ा फ़ारूक आपको कैसी आती है? मतलब पूरी आती है या आपको भी थोड़ी सी बेसिक पता है सिर्फ? सर कॉन्सेप्चुअली मतलब आती है, लेकिन बस रिएक्ट नहीं, वो रिडक्स नहीं आती है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई तक आती है। अच्छा, खैर ये रिडक्स वगैरह तो हम नहीं कवर करेंगे यहाँ पे, हम जस्ट उस पर एक जो है ना चैट एप्लीकेशन बनाने की हद तक हम कवर करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे मैं एक नया फ़ोल्डर बना लेता हूँ, 04 रिएक्ट, ठीक है जी। और 04 रिएक्ट के बाद हम एक बार ये समझ लेते हैं कि रिएक्ट है क्या चीज़। हम अगर आज की क्लास में हम इतना भी समझ लें तो हमारे लिए काफ़ी सही रहेगा। डेव सीडिया रिएक्ट, अच्छा ये एक आर्टिकल है, इसमें रिएक्ट के जो शुरू के बेसिक्स हैं ना वो इन्होंने कवर करवाए हुए हैं यहाँ पर। तो हम एटलीस्ट इतनी रिएक्ट पढ़ेंगे जो यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। इतनी रिएक्ट पढ़ने के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम रिएक्ट में एक छोटी सी चैट एप्लीकेशन बना लें, ठीक है। एक ऐसी चैट एप्लीकेशन कि जिसमें यूज़र कुछ बोले और सामने से कंप्यूटर उसका जवाब दे, ठीक है। हम कंप्यूटर कोई जवाब जो दे वो हम हार्ड कोडेड लगा देंगे शुरू में, ठीक है। फिर बाद में हम उस हार्ड कोडेड जवाब को चैट बॉट के रिप्लाई से हम रिप्लेस कर लेंगे, ठीक है जी। अच्छा, कह रहे हैं कि लर्निंग रिएक्ट इज़ टफ, इट सीम्स देयर इज़ अ लॉट टू लर्न एट वंस, यू माइट इवन थिंक that learning React means that you have to also learn about Redux, Webpack, React Router, CSS, JavaScript and pile of other stuff. तो शुरू में आपको लग सकता है कि भाई टफ़ है, इतनी सारी चीज़ें एक साथ सीखने पड़ेंगी तो ये काफ़ी मुश्किल हो सकता है। दिस आर्टिकल इज़ डिज़ाइन फॉर टोटल बिगनर्स टू React as well as folks who have tried to learn in past but have had a tough time or failed. I think I can help you figure out. तो ये इस तरह के लोगों के लिए बनाया गया है जो बिल्कुल ही बिगनर हैं, कभी भी रिएक्ट का नाम नहीं सुना, ठीक है, या जो लोग पहले ट्राई कर चुके हैं लेकिन उनसे हुआ नहीं। Here is what we will cover. What React is and why it's worth learning. रिएक्ट क्या है और इसको सीखना क्यों ज़रूरी है, मतलब इसको सीखने कहते हैं ना वर्थ इट और नॉट वर्थ इट, कि भाई कोई ऐसी चीज़ सीख रहे हैं इसका कोई फ़ायदा ही नहीं, तो आया कि इसका कोई फ़ायदा है या नहीं है वो भी हम देखेंगे। हाउ टू गेट समथिंग ऑन द पेज विथ कंपोनेंट्स एंड JSX, के यानी हेलो वर्ल्ड की बात हो रही है कि हम छोटा सा हेलो वर्ल्ड बनाएंगे कि कोई भी चीज़ पेज पर डिस्प्ले करवाएंगे कैसे, ठीक है, JSX के थ्रू और कंपोनेंट्स के थ्रू। JSX और कंपोनेंट्स जो है वो रिएक्ट के बिल्डिंग ब्लॉक्स में से हैं। नंबर 3, पासिंग डेटा टू कंपोनेंट्स विथ प्रॉप्स, कि किसी भी कंपोनेंट में डेटा कैसे पास करेंगे हम प्रॉप्स के ज़रिए, ठीक है। अब ये प्रॉप्स और कंपोनेंट ये भी रिएक्ट के बिल्डिंग ब्लॉक्स में से हैं, ये भी हम पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा क्या है। मेकिंग थिंग्स इंटरैक्टिव विथ स्टेट एंड हुक्स। इंटरैक्टिव का मतलब है कि एक तो होता है आप बुक को देखते हैं, बुक इज़ नॉट एन इंटरैक्टिव थिंग, आप पढ़ते हैं और बस, यानी बुक आपको कुछ बता रही होती है लेकिन आप बुक से पलट के कुछ नहीं बोल सकते। वेबसाइट ऑन अदर हैंड क्या होती है, इंटरैक्टिव होती है, उसमें बटन्स होते हैं, साइन अप के फॉर्म्स होते हैं। वेबसाइट आपको कुछ बताती है, आप भी कुछ बता सकते हैं, अपना डेटा भी दे सकते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड इंटरैक्शन। तो इंटरैक्टिव कैसे बनाएंगे हम चीज़ों को, स्टेट के ज़रिए और हुक्स के ज़रिए। अब स्टेट और हुक भी जो है वो रिएक्ट के बिल्डिंग ब्लॉक्स में से है। कॉलिंग एन API विथ यूज़ इफेक्ट। API कॉलिंग हम पहले भी देख चुके हैं कि हम Node.js के सर्वर पे खड़े होके हम APIs कॉल कर रहे थे, HTTP की API हमने वेदर API कॉल करके देखी है, और भी गालबन शायद हमने 1-2 देखी है करके। अच्छा, हम रिएक्ट से भी उसी तरह से API कॉल कर सकते हैं, और उसके हम करने के लिए क्या करते हैं, हम यूज़ इफेक्ट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यूज़ इफेक्ट भी क्या है, रिएक्ट के बिल्डिंग ब्लॉक्स में से एक है। डिप्लॉइंग ए स्टैंड अलोन रिएक्ट ऐप। रिएक्ट की ऐप को डिप्लॉय कैसे करना है। हम जब शुरू में हमने जावास्क्रिप्ट जब पढ़ी थी तो गालबन उस वक्त हमने GH पेजेस करके देखा था, एक कि गिटहब के ऊपर GH पेजेस करके आप होस्ट कर लेते हैं, देखा था हमने या नहीं देखा था?
जी सर देखा था। जी देखा है अब ये जो रिएक्ट की ऐप है इसको भी हम उसी तरह से क्या करेंगे, डिप्लॉय करके भी देखेंगे कि भाई ये कहाँ कहाँ पे इसको हम डिप्लॉय कर सकते हैं, उसको डिप्लॉय करने का तरीका क्या है। अच्छा, तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। अच्छा, इस आर्टिकल के आखिर में इन्होंने ये इस तरह की ना पूरी स्लैक की ऐप बनाई हुई है, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो आप इसको जल्दी से जल्दी पूरा आखिर तक कंप्लीट करके ये पूरी ऐप भी ख़ुद से बना सकते हैं अगर आप रिएक्ट पढ़ना चाहते हैं अच्छे से तो, ठीक है। इस कोर्स में हम रिएक्ट को कम्प्लीटली कवर नहीं करेंगे, हम जस्ट इंट्रोडक्शन लेंगे इसका, और ये जो कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स का यहाँ पे जिक्र है, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हम इसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। और ये भी काइंड ऑफ एक चैट एप्लीकेशन बनाई है इन्होंने, हम भी एक चैट एप्लीकेशन बनाने की कोशिश करेंगे इससे। अच्छा, टाइनी विंस प्रोपेल यू फॉरवर्ड। छोटी छोटी जो जीत होती है, छोटी छोटी जो खुशी होती है, वो आपको आगे बढ़ने में हेल्प आउट करती है। इफ़ यू कैन गेट टू द फन स्टफ क्विकली, अगर आप जल्दी से इससे ना मज़े वाली कोई चीज़ कर पाएँ रिएक्ट के ज़रिए, even if it is just a tiny amount of fun, it's a lot easier to keep going. So that's why we will do here, that's what we will do here, कि यही हम यहाँ पे करेंगे। छोटी छोटी चीज़ें बनवाएगा ये आपसे, और छोटी छोटी चीज़ें बनवाने के बाद आपको बोलेगा कि आप इसको करके देखो, इससे खेलो आप थोड़ा, आपको मज़ा आ रहा है तो फिर आप अगले स्टेप पे जाओ। तो यहाँ तक तो भाई मोटिवेशन की बात हो गई, सब कुछ हो गया। व्हाट इज़ रिएक्ट? रिएक्ट है क्या चीज़? रिएक्ट इज़ अ UI लाइब्रेरी क्रिएटेड बाय फेसबुक। फेसबुक ने ये बनाई थी लाइब्रेरी रिएक्ट की। एक मिनट यार, एक ना इसमें वो था, PIP3, हाँ ये था। अच्छा, इसका ट्रेल व्रेल का कोई चक्कर था, हटा दो फिर इसको। मैं चाह रहा था ना कि इस वाली स्क्रीन पे जो रिकॉर्ड हो रहा है उसमें भी मेरा मुंह आ जाए बट वो आप लोगों को तो खैर दिख रहा है मेरा मुंह, तो नो प्रॉब्लम। रिकॉर्डिंग में बहरहाल ये मेरा मुंह नहीं होगा। अच्छा, तो रिएक्ट जो है वो एक UI बनाने की लाइब्रेरी है जो फेसबुक ने बनाई थी अपने लिए, ठीक है। और फेसबुक ने इसको काइंड ऑफ 2015 के आखिर में या शायद 16 में इसको रिलीज़ कर दिया पब्लिक के लिए, और फिर ये ओपन सोर्स कम्युनिटी ने इसको अडॉप्ट किया। उसके बाद ये जो है ना इतनी फेमस हो गई। अच्छा, इसको फेमस होने की एक वजह इसकी ये भी है कि उस वक्त एंगुलर JS नाम का एक फ्रेमवर्क हुआ करता था जिस पे लोग काम करते थे, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई हुई थी। उसका एक वर्जन रिलीज़ हुआ था एंगुलर 2 के नाम से, और वो बहुत बुरी तरीके से फ़ेल हुआ था। और उसको फ़ेल होने के बाद जो है एंगुलर 1 असल में फ़ेल हुआ था, एंगुलर 2 को लॉन्च करने में उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया, और एंगुलर 2 जब लॉन्च हुआ तो वो भी एक फेलियर साबित हुआ, बहुत बड़ा फेलियर साबित हुआ। तो फिर उसमें लोग डिसहार्ट हुए हुए थे काफ़ी ज़्यादा, कम्युनिटी पूरी जो है ना स्कैटर्ड हुई हुई थी। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो जो नई ऐप स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टअप्स, बहुत सारे स्टार्टअप्स ने अपनी ऐप्स को रोका हुआ था कि यार ये लॉन्च होगा एंगुलर 2 तो हम इस पे बनाएंगे, लेकिन एंगुलर 2 जब लॉन्च हुआ तो वो इनकम्प्लीट था, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो लोग फिर फौरी तौर पे, लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो लोग रिएक्ट पे आ गए, ठीक है। तो इस वजह से रिएक्ट को ना रातों रात पॉपुलैरिटी मिल गई, और वो पॉपुलैरिटी अभी तक कायम है। अच्छा, उसके बाद रिएक्ट जब आई थी, उसके बाद अब तक रिएक्ट में तकरीबन 80-90% चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, ठीक है। जब रिएक्ट लॉन्च हुई थी उस वक्त रिएक्ट ऐसी नहीं थी, उस वक्त ये निस्बतन काफ़ी मुश्किल थी। उसके बाद तकरीबन 80 से 90% चीज़ें इसमें चेंज हो चुकी हैं, ठीक है। इसका सिर्फ कॉन्सेप्ट ओरिजिनल है जो शुरू में लॉन्च हुआ था, बाकी जो तरीका है लिखने का वो तो पूरा चेंज हो चुका है मेरे हिसाब से। तो अभी जो है रिएक्ट 2020 में या 2021 में या 2022 में ये बिल्कुल एक दूसरी चीज़ है, जो वो वाली चीज़ नहीं है। ये आर्टिकल जो है वो नए वाले रिएक्ट के हिसाब से लिखा गया, पुराने वाले के हिसाब से नहीं लिखा गया। अच्छा, तो ये क्या करती है लाइब्रेरी? इट हेल्प्स यू क्रिएट इंटरैक्टिव वेब एप्लीकेशंस मेड अप ऑफ कंपोनेंट्स। कंपोनेंट क्या चीज़ होते हैं? किसी भी चीज़ के कंपोनेंट को अगर आप ले लें तो अब जैसे ये फ़ोन है मेरे पास, ठीक है। अब इस फ़ोन के अंदर ये डिफरेंट कंपोनेंट से मिल के बना हुआ है। इस पे एक अदद LCD है,
इस फ़ोन के अंदर, ठीक है, एक अदद बैटरी है, फिर एक अदद कैमरा है, ठीक है, और इन सारे कंपोनेंट से मिलके ये बना हुआ है। अगर कोई भी कंपोनेंट इसका ख़राब होता है तो उस कंपोनेंट को हम चेंज कर देते हैं। अच्छा, इसी तरीके से चूँकि ये कंपोनेंट से बना हुआ है तो ये स्केलेबल है, एक ही कंपोनेंट को रीयूज़ किया जा सकता है। अभी आपने देखा होगा जो वो नए वाले आईफोन इन्होंने रिलीज़ किए हैं, वो उसको बोल रहे हैं कि पुराना वाला जो आईफोन है, आईफोन 8, उसी की बॉडी में ही नया सर्किट डाल के दे रहे हैं, ठीक है। तो ये कंपोनेंट इस तरह की चीज़ को कहते हैं कि किसी भी चीज़ के जो हिस्से होते हैं, जैसे एक गाड़ी है उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, एक टायर होता है, एक दरवाज़ा होता है उसका, ठीक है, एक उसमें फिर इंजन होता है, तो दीज आर कंपोनेंट्स। तो ये क्या करता है, वेब एप्लीकेशन को भी ना कंपोनेंट्स की तरह से ट्रीट करता है। इफ़ यू आर फेमिलियर विद HTML यू कैन थिंक ऑफ कंपोनेंट्स एज अ फैंसी कस्टम टैग। कह रहा है अगर आपको HTML का पता है पहले से, जो कि आपको पता है सब लोगों को, तो वो एक टैग है, टैग ओपन टैग क्लोज, वो पूरे को ये एलिमेंट की जगह कंपोनेंट कहते हैं। दैट्स प्रीटी मच, हाँ आ जाओ, दैट्स प्रीटी मच व्हाट दे आर, reusable bit of a component and behavior that can be put on a web page। कि भाई वही चीज़ है, एलिमेंट्स हैं, उसको आप प्लेस कर सकते हैं, उसको रीयूज़ कर सकते हैं आप। अच्छा, HTML एलिमेंट में और इसमें एक डिफरेंस क्या है बहुत बड़ा, कि HTML का जो एलिमेंट होता है वो रीयूजेबल नहीं होता, ठीक है, या यूँ कह लें कि इतना कस्टमाइज़ उसको करते ही नहीं है कि वो रीयूजेबल करने की नौबत है, ठीक है। H1 जैसे एक टैग है, वो बस टेक्स्ट को बड़ा करके दिखा देता है हेडिंग की तरह, बट यहाँ पे जो हम कंपोनेंट्स बनाते हैं ना वो बिल्कुल ही कस्टमाइज बनाते हैं। इसकी मैं आपको एक मिसाल देना चाहूँगा कि फ़ेसबुक जब हम ओपन करते हैं तो फेसबुक के अंदर जो पोस्ट आ रही होती है, ठीक है, हम स्क्रॉल करते हैं, वो एक एक पोस्ट आ रही होती है जो, तो वो एक पोस्ट जो है ना वो पूरा एक कंपोनेंट होता है, ठीक है, वो पूरा एक कंपोनेंट होता है और वो रीयूजेबल होता है। आप इमेजिन करें उसमें सिर्फ टेक्स्ट चेंज हो रहा होता है, बाकी तो सब चीज़ें वही होती हैं, बंदे की फ़ोटो चेंज हो रही थी, बंदे का नाम, लेकिन वो स्टाइलिंग, वो डिज़ाइन, वो सब कुछ पूरा सेम होता है, वो चेंज नहीं हो रहा होता, तो वो एक कंपोनेंट है। अच्छा, अब ये कंपोनेंट के बारे में मज़ीद क्या बता रहे हैं कि अ कंपोनेंट इज़ रिटन इन प्लेन जावास्क्रिप्ट फंक्शन। कंपोनेंट जो है ना वो कुछ भी नहीं है, जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, जस्ट एक फंक्शन है। फंक्शन हम सब लोग पढ़ चुके हैं जावास्क्रिप्ट में पहले, ठीक है, फंक्शन के कीवर्ड से एक फंक्शन बनता है, एक एरो करके बनता है, वो सब एक ही है पीछे से, वो भी हमने देख लिया था। एंड दिस इज़ रियल जावास्क्रिप्ट हियर। कह रहा है ये रियल जावास्क्रिप्ट है, नॉट अ टेम्पलेट लैंग्वेज। अच्छा, टेम्पलेट लैंग्वेज जिन लोगों ने JSX EJS वगैरह पढ़ी है अगर, या जो लोग PHP वगैरह से होकर आए हैं उनको पता होगा कि टेम्पलेट लैंग्वेजेस क्या चीज़ होती हैं। अगर नहीं पता तो होना रेलेवेंट, क्योंकि टेम्पलेट यहाँ पे हो ही नहीं रहा, टेम्पलेट वाला काम ही नहीं हो रहा यहाँ पर। रिएक्ट सपोर्ट स्पेशल सिंटैक्स कॉल्ड JSX। रिएक्ट के अंदर एक JSX नाम की चीज़ होती है विच लुक्स अ लॉट लाइक HTML, बिल्कुल HTML की तरह देखने में, कोई आपको देखने में फ़र्क नज़र नहीं आएगा, बट इट टर्न इनटू रियल जावास्क्रिप्ट कोड बाय कंपाइलर। कह रहे आप लिखते तो JSX हैं, लेकिन जब आप उसको रन करते हैं ना कोड को, तो वो क्या होता है, रियल जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, रन होने से पहले। तो एक्चुअली वो जावास्क्रिप्ट ही चल रही है सारी। अच्छा, तो ये हो गया भाई। अभी हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लिया कि रिएक्ट है क्या चीज़। अब इसने थोड़ी सी लंबी कहानी लिखी है, अगर आप चाहें तो इसको भी पढ़ लें ताकि बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है, तो हम कोशिश करेंगे हम जल्दी जल्दी करें चीज़ों को। व्हाट शुड यू नो बिफोर लर्निंग रिएक्ट। रिएक्ट के प्री रिक्विजिट्स क्या हैं, पहले से आपको क्या आना चाहिए, ठीक है। कह रहे हैं कि रिएक्ट बिल्ड्स अपॉन आइडिया ऑफ HTML एंड जावास्क्रिप्ट, तो ये दोनों चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए। वाइल आई डोंट थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रन ऑफ द मास्टर ऑफ HTML एंड जावास्क्रिप्ट फॉर मंथ्स बिफोर गेटिंग इनटू, ये क्या लिख दिया इसने, वाइल आई डोंट थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रन ऑफ एंड मास्टर HTML एंड जावास्क्रिप्ट फॉर मंथ्स बिफोर गेटिंग इनटू रिएक्ट। अच्छा, ये कह रहा है कि भाई इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है ना 4-4 महीने लगा दो HTML CSS इसके पीछे। कह रहा है आई विल बी इट विल बी अ बिग हेल्प इफ़ यू हैव सम एक्सपीरियंस। आपको पहले से आती है, अगर थोड़ी बहुत भी आती है तो मसला नहीं है, चलेगा।
React is a library on the top of JavaScript, and unlike a lot of other libraries that are just a set of functions, React has its own JSX syntax. कह रहा है कि ये लाइब्रेरी ना बिल्कुल छोटी वाली नहीं है. बिल्कुल छोटी वाली लाइब्रेरी क्या होता है कि भाई सेट ऑफ फंक्शंस होते हैं, आप एक एक करके फंक्शन को कॉल करते हैं और बस इतना ही होता है. जैसे मोमेंट JS को हमने देखा है थोड़ी देर पहले कि उसमें लाइन से बहुत सारे फंक्शंस हैं, उनमें से जो फंक्शन हमें चाहिए होता है उसको हम कॉल करते हैं. कह रहा है ये उस तरह की नहीं है, ये थोड़ी सी बड़ी वाली है कि इसका ना अपना सिंटैक्स है JSX के नाम से, दैट गेट मिक्स इन. कह रहा है कि जो थोड़ा मिक्स हो जाता है, समझ में नहीं आता कि ये लाइब्रेरी है या फ्रेमवर्क है, ये क्या समझ में नहीं आता ना कि अपना सिंटैक्स तो फ्रेमवर्क्स का होता है, लाइब्रेरी का तो अपना सिंटैक्स नहीं होता. बट ये लाइब्रेरी ही है, मैं भी कन्विंस हूँ कि ये लाइब्रेरी है, फ्रेमवर्क नहीं है ये. और ये लिखने वाला भी जगह जगह पे ना ये चीज़ बताता हुआ जा रहा है कि भाई मतलब अपना भी या साथ में ना नज़रिया रख रहा है आपके सामने कि ये भी समझता है कि लाइब्रेरी है ये. Without a solid grasp of JavaScript syntax, it can be hard to tell which part of code are React things and which are just JavaScript. कह रहा है कि अगर आपको अच्छी तरह से JavaScript का सिंटैक्स नहीं पता होगा, सही तरह से JavaScript आपको समझ नहीं आती होगी, तो आपके लिए बताना मुश्किल होगा कि कौन सा पार्ट React है और कौन सा पार्ट जो है वो जस्ट JavaScript है रियल. ठीक है. अल्टीमेटली इट टर्न्स इनटू जो है ना सारे मिक्स हो जाते हैं और आपको पता ही नहीं चलता कि गूगल क्या करना है. ठीक है. तो इस चीज़ पे इसकी खास तवज्जो है कि कौन सा पार्ट. सिंटैक्स वाली थोड़ी सी बताइएगा, ये JSX सिंटैक्स मतलब से क्या मतलब क्या है इसका, क्या चीज़ है ये? JSX जो है ना HTML को लिखने का एक तरीका है इसके अंदर, React के अंदर. अभी हम वो लिखेंगे तो आपको मज़ीद बेहतर पता चल जाएगा कि JSX जो है वो असल में क्या चीज़ है. फिर मैं एक बार हम हेलो वर्ल्ड बना लेंगे तो JSX पे एक बार थोड़ी सी हम डिस्कशन और भी करेंगे. अच्छा फिर स्टाइलिंग इसमें कैसे होती है वो भी बता रहा है. कह रहा है React हैज़ नो प्रेफर्ड वे टू डू स्टाइलिंग. रेगुलर CSS वर्क्स ग्रेट. ठीक है. एंड देयर आर बंच ऑफ CSS इन JavaScript लाइब्रेरीज इफ़ यू वांट टू यूज़ देम. ठीक है. स्टाइल कंपोनेंट के नाम से एक लाइब्रेरी है. तो इसने ये तीनों चीज़ों का जिक्र कर दिया कि पहले HTML होगा, HTML को इसमें बोलते हैं ये JSX, वो लिखेंगे आप. उसके बाद JavaScript जो है वो JavaScript ही रहेगी. उसके बाद स्टाइलिंग जो है वो नॉर्मल वाली जो CSS होती है वो भी चलती है और इसके कुछ लाइब्रेरीज़ भी बने हुए हैं CSS वाले, तो वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं. अब ये आ गई कहानी हेलो वर्ल्ड वाली. अच्छा अब आप सब लोगों को क्या करना है, ये मैं आपको करके दिखाऊंगा एक बार, सही है. उसके बाद आप सब लोगों को ये वाला काम करना है. ठीक है. आपको मैं 10 मिनट दूंगा, उसके बाद आपको ये काम करना है. कह रहा है कि स्टार्ट अप अ ब्लैंक प्रोजेक्ट ऑन कोड सैंडबॉक्स. मैंने गो हेयर का बटन दबाया. अच्छा ये गो हेयर से इसने मेरा पेज रोक दिया. अच्छा मैंने गो हेयर दबा दिया, सही है. कोड सैंडबॉक्स का एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है ये. अच्छा उसके बाद इसने क्या बोला, कह रहा है कि द प्रोजेक्ट विल हैव app.js ओपन. कह रहा है कि app.js ना इसमें एक ओपन होगा एक फ़ाइल. क्लोज दैट, वी डोंट नीड इट, यू कैन इवन डिलीट दैट फाइल. सेलेक्ट index.js फ्रॉम द लेफ्ट पैन. होल्ड योर ब्रेथ एंड डिलीट एंटायर कॉन्टेंट फ्रॉम index.js. कह रहा है कि index.js में जाओ, ये app.js है, इसको मैंने बंद किया और app.js को मैंने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया. ठीक है. app.js की ज़रूरत नहीं है मुझे. सही है. index.js में आया मैं, उसके बाद अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन index.js में आया, सारा कुछ डिलीट किया उसमें से, और फिर ये बोल रहा है कि नीचे जो कोड लिखा हुआ है ना ये टाइप करो उसके अंदर. तो मैंने सारा कुछ index.js में से डिलीट कर दिया. ठीक है. और उसके बाद मैंने क्या किया, कह रहा है ये कोड टाइप करो. अच्छा तो क्या है ये कोड, import react from react. तो ये कोड हम लिख लेते हैं जनाब, import react from react. ठीक है. ये react import हो गई. import का सिंटैक्स आप सब लोगों को पहले से पता है. उसके बाद import react DOM from react dash DOM. import react DOM from dash DOM. सही है जी. ये दोनों हमने इंपोर्ट कर लिया. उसके बाद एक अदद हमने बनाया फंक्शन. ये दोनों तो इंपोर्ट वाली लाइन हो गई. इंपोर्ट वाली लाइन के बाद हमने एक फंक्शन बनाया जिसमें से हम रिटर्न कर रहे हैं एक अदद JSX. ठीक है. ये JSX है, ये HTML नहीं है.
दिखने में HTML की जैसी है लेकिन है नहीं HTML। तो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ इसमें, हाय फंक्शन हाय, ठीक है जी, रिटर्न h1, ठीक है, हेलो वर्ल्ड h1, सही है। स्पेसेस दे देता हूँ थोड़ा ताकि अच्छा सा लगे देखने में, ठीक है जी, ये हेलो वर्ल्ड करवा दिया मैंने। उसके बाद है रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर h1, सही है, रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर, सही है जी, हाय कॉमा, सही है, ये हाय मैंने, अच्छा हाय ऐसे नहीं करना पड़ेगा मुझे, हाय कंपोनेंट के तौर पे लिखना पड़ेगा। अच्छा भाई, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर रूट, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर रूट, सेव। अच्छा, जैसे ही मैंने इसको सेव किया ये मेरा रिज़ल्ट आ गया यहाँ पे सामने लिखा हुआ, ठीक है। ये एक ऑनलाइन एडिटर है जिसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट का कोई भी कोड रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक रिएक्ट का छोटा सा हेलो वर्ल्ड तैयार हो गया बन के, और ये तैयार होने के बाद यहाँ पे इसका रिज़ल्ट नज़र आ चुका है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इतना काम जो है ना आप लोगों को करना है। अच्छा, इसको हाथ से टाइप करना है, यहाँ पे इसने लिखा हुआ है कि भाई कॉपी पेस्ट आपको नहीं करना है, आपको इसको हाथ से टाइप करना है। हाथ से टाइप अगर आप नहीं करेंगे तो आपको ना दिमाग में ये बात सेव नहीं होगी अच्छी तरह से। तो मैं आप सब लोगों को, आपका हो गया, गुड, वेल डन जी सर, दिखाओ। जी। प्लीज़ अपनी स्क्रीन शेयर कर दें, आप दिखा दें, और बाकी लोग भी जो हैं सारे वो ये काम अपने हाथ से लिख के करें। ये रहा सर, सर ये लास्ट लाइन क्या करनी है जरा बता दीजिए। ये देखिए सर। लास्ट लाइन रेंडर, अभी ये एक एक लाइन को एक्सप्लेन करेगा, ये आगे जाके ना एक एक लाइन को खुद ही एक्सप्लेन कर रहा है ये। आप बस लेकिन इस कोड को लिख लें पहले, उसके बाद हम फिर वहाँ पे चलते हैं। सर स्क्रीन वेल शेयर हो डन गई यार, मेरी? जी जी आपकी स्क्रीन शेयर हो गई है, वेल डन, ज़बरदस्त। आपको तो भाई पहले से आती है। ये हाथ से लिखी है लेकिन मैंने खुद बड़ा अच्छा किया आपके आपने, साथ साथ ही लिख रही थी। वेल डन। सर हाथ से कैसे लिख के टाइप किया होगा? उसी हाथ से ही लिखेंगे और कहाँ से? मुझसे तो बल्कि अभी पिछले दिनों मुझे चेक लिखना पड़ गया कोई, तो हैंड राइटिंग ना बिल्कुल ही लिखी नहीं जाती अब तो। गंदी हो जाती है सर हैंड राइटिंग, जो कंप्यूटर पे काम करते हैं ना उनकी। मुझे सिर्फ ना अपना नाम मुझे सिर्फ अच्छे से लिख लेता हूँ मैं, बाकी अगर मुझसे 2-3 लाइन 4 लाइन लिखने बोल देना कोई, तो उसमें तो हालत ख़राब हो जाती है मेरी। कभी कभी स्पेलिंग भी याद नहीं आ रही होती। हाँ, वो चेक पे लिखना पड़ गया ना, वो 1000 की स्पेलिंग। हाँ, वो कैश और वो सब लिखना होता है ना पहले, कैश और फिर उसके बाद। मैंने कहा यार ये पेन क्यों है दुनिया में। एक सवाल, ये जो हमने फंक्शन लिखा है उसके ये इसको इसी तरीके से लिखना पड़ता है, या वो हम एरो फंक्शन भी लिख सकते हैं, एनोनिमस फंक्शंस भी लिख सकते हैं? बिल्कुल, हम एरो फंक्शन ही लिखेंगे इसमें, और वो हम लिख सकते हैं, लेकिन अभी ये बेसिक इन्होंने बनाया है, आप इसमें एरो फंक्शन लिखें बिल्कुल ये चलेगा, कोई मसला नहीं है। सही है। सो मतलब एनी टाइप ऑफ जावास्क्रिप्ट फंक्शन Exactly. कैन बिकम अ कंपोनेंट एसेंशियली। बस एक चीज़ का ख्याल रखना होगा कि फंक्शन का जो नाम है उसका पहला कैरेक्टर कैपिटल होगा, अदरवाइज वो फिर काम सही। नहीं करता। सही। ये रूल है ये रूल फंक्शंस का, है, या फिर ये रिएक्ट का रूल है, ये रिएक्ट बोलता है मेरे को ऐसे ही चाहिए। अच्छा, सो मतलब ये रिएक्ट के लिए, ये जावास्क्रिप्ट के लिए नहीं है। रिएक्ट स्पेसिफिक है, रिएक्ट को अगर वो कैपिटल नहीं दो ना तो रिएक्ट बोलता है कि भाई ये आपका ना कैपिटल नहीं है, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसको आप चेंज कर दो। अच्छा। अच्छा, स्टॉप कर देता हूँ। स्क्रीन शेयरिंग मैंने स्टॉप कर दी है।
अच्छा जल्दी से सारे लोग इसको कर लें। जब तक सारे लोग इसको हम कर नहीं लेते हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। सब लोग ये करेंगे फिर उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। सर ये आखिरी लाइन में जो रूट का जिक्र कर रहा है ये बात है नहीं? हाँ ये रूट भी मैं एक्सप्लेन करूँगा कि क्या चीज़ है। अभी असल में ये बिल्कुल ही हेलो वर्ल्ड है ना। ये अगर आप इसी आर्टिकल में भी आगे देखें ना, मेरी स्क्रीन मैंने रोकी भी है, शेयर करता हूँ मैं दोबारा। इसी आर्टिकल में ना अब नीचे जा गई है, ये एक एक लाइन को एक्सप्लेन कर रहा है कि इंपोर्ट क्या काम कर रहा है, ठीक है। फिर हाई का कंपोनेंट क्या है, फिर ये नीचे रेंडरिंग का जो ये पूरी लाइन है ये क्या काम कर रही है, पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है इन्होंने, तो डोंट वरी। सर हम ये समझने के बाद ना मीडियम पे अपना भी ब्लॉग लिख सकते हैं, मतलब जी बिल्कुल समझने बिल्कुल। के, जी, ताकि और अच्छा समझ में आए। जी 5 मिनट हो चुके हैं, 5 मिनट आपके पास और हैं। सर हम अपनी रिएक्ट की ऐप को इससे इंटीग्रेट करेंगे क्या चैटबॉट से, मतलब डायलॉग फ्लो से, जी तभी रिएक्ट का इंट्रो दिया जा रहा है। जी। अगर किसी को प्रॉपर रिएक्ट और सब कुछ आता है, जैसे वेबसाइट और ये सब बनाना आता है, तो वो आराम से इंटीग्रेट कर सकता है इन सब चीज़ों। हाँ हाँ, ये काइंड ऑफ अ बोनस है कि जी। मतलब अगर हम सिर्फ चैटबॉट बना के उसको हम, जैसे अलेक्सा पे अभी हम कर रहे हैं, अलेक्सा के अंदर ही उसको टेस्ट करते हैं, ठीक है ना। तो अलेक्सा तो चलो कहीं और लग ही नहीं सकता, वो या तो मोबाइल ऐप में उसको टेस्ट करते हैं, फिजिकल डिवाइस अगर नहीं है किसी के पास तो मोबाइल ऐप में टेस्ट करेगा वो, या तो टेस्टिंग कंसोल पे। लेकिन डायलॉग फ्लो क्योंकि वेबसाइट पे लग जाता है, ठीक है ना, तो डायलॉग फ्लो में अगर हम उसको सिर्फ कंसोल पे टेस्ट करें और उसको हम डिवाइस पे ना चला के देख रहे हों या किसी वेबसाइट पर ना लगा के देख रहे हों तो थोड़ा आधा अधूरा रहेगा आई थिंक। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जैसे हम डायलॉग फ्लो थोड़ा सा पढ़ेंगे ना हेलो वर्ल्ड, तो जल्दी से उसको इंटीग्रेट करना भी सीख लेंगे हम, ताकि फिर वो एक्चुअल वेबसाइट पे लगा हो। और जाहिर है जो काम भी आपके पास आएगा डायलॉग फ्लो का, 1 मिनट लेता हूँ आपका सवाल। डायलॉग फ्लो जो है ये अलेक्सा पे डिपेंडेंट तो नहीं है, वो तो सेपरेट नहीं, अलेक्सा अलग प्लेटफॉर्म है, ये अलग है। ये अलेक्सा और डायलॉग फ्लो जो है ना आईफोन और एंड्रॉयड, जो भी ऐप बनती है दोनों पे बनती है, ठीक है। कोई भी ऐप होती है ना मोबाइल ऐप, वो सिर्फ एंड्रॉयड पे तो नहीं होती, एंड्रॉयड आईफोन दोनों पे बनती है, ठीक है। तो इसी तरह से अलेक्सा और डायलॉग फ्लो है। जो भी इस वक्त राइट नाउ जो भी चैटबॉट बन रहे हैं वो वेबसाइट के लिए और अलेक्सा के डिवाइस के लिए, दोनों के लिए बनाते हैं लोग। अगर वो मतलब बड़ी कंपनी है तो, जैसे कुछ कुछ हो सकता है ना भी बनाए, मतलब ज़रूरी नहीं है उनके लिए, लेकिन ज़ाहिर है कोई भी ऐप बनती है तो वो दोनों तीनों प्लेटफॉर्म पे ही बनती है। अभी व्हाट्सएप में ऐसा नहीं हो सकता कि यार व्हाट्सएप आईफोन पे है और एंड्रॉयड पे नहीं है, ठीक है। या जैसे इंस्टाग्राम है वो एंड्रॉयड पे भी होगा आईफोन पे भी होगा। तो इसी तरह जो भी ये बड़ी कंपनीज है ना वो तो दोनों पे बनाएंगी। तो सर इसमें क्या हमें ये मतलब पूरी ऐप दोबारा से बनानी पड़ती है या फिर इसमें कोई चीज़ ऐसी है जो रीयूजेबल है? असल में इस तरह के जुगाड़ मौजूद हैं जिससे ना वो रीयूज़ हो जाती हैं चीज़ें, मगर मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि यार जितनी मेहनत उस जुगाड़ में लगती है ना, उससे बेहतर है वो बंदा पूरा ही दोबारा बना ले। तो मैं तो कोशिश यही करता हूँ कि यानी डायलॉग फ्लो पे जो बन गई है वो बन गई, और अलेक्सा पे उसको फ्रॉम स्क्रैच ही बनाता हूँ दोबारा से, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ज़ाहिर है वो रीयूज़ करने की कोशिश करते हैं उसको, सही है किसी हद तक। सर पूछने का मकसद ये था कि अगर किसी को अलेक्सा नहीं आता और वो उस पे जो है वो डायलॉग फ्लो पे काम कर रहा है, तो मतलब डिपेंडेंसी तो कोई नहीं है, वो तो सेपरेट, वो तो एक अलग चीज़ है ना, वो तो एक हाँ वो अलग चीज़ है, अलग चीज़ है। डिपेंडेंसी तो किसी की किसी पर नहीं है। इवन दो मैंने डायलॉग फ्लो पहले सीखा है, अलेक्सा स्किल किट मैंने बहुत बाद में सीखा है, सही है ना, क्योंकि अलेक्सा को इतना पता नहीं था लोगों को अलेक्सा का ना, मतलब जब डायलॉग फ्लो आया तो वो बहुत ज़्यादा एकदम फेमस हो गया।
अमंग डेवलपर्स, मैं डेवलपर्स के दरमियान की बात कर रहा हूँ। वैसे तो पब्लिक में पहले लोगों को अलेक्सा का पता चला था, ठीक है, डायलॉग फ्लो को कोई नहीं जानता पब्लिक वाले, आम पब्लिक में। लेकिन मैं डेवलपर्स के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ कि जब अलेक्सा लॉन्च हुआ था तो इतनी हाइप नहीं बनी थी डेवलपर्स में। लेकिन जब डायलॉग फ्लो लॉन्च हुआ ना तो उन्होंने बोला यार हर प्लेटफॉर्म पे लग जाता है ये, फेसबुक पे भी लग जाता है, व्हाट्सएप पे भी, व्हाट्सएप तो उस वक्त नहीं था खैर, तो मैसेंजर पे और पता नहीं कहाँ कहाँ लग जाता था ये। तो काफ़ी ज़्यादा हाइप बनी थी। तो पहले मैंने डायलॉग फ्लो सीखा और काफ़ी अरसे तक डायलॉग फ्लो पे ही काम करता था। तो फिर कुछ क्लाइंट्स आके बोलने लगे कि यार हमें अलेक्सा की भी ऐप चाहिए, ठीक है, डायलॉग फ्लो पे तो बन गई है ये। तो मैंने कहा चलो ठीक है अलेक्सा भी सीख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। तो वो किसी क्लाइंट की ऐप पे ही मैंने सीखा था, उसने ऐप दी थी, अच्छा ये बनाना है, ये सब बनाना है, तो मैंने कोई कोर्स वोर्स देख कर और वो बना के दे दिया था उसको। अच्छा, मेरे यहाँ पे शायद कोई मसला आ रहा है। अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाएं। जी, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही? लोड हो रही है, हाँ। आपने स्लैश पहले लगा दिए, स्लैश लास्ट में लगेगा, आपने पहले लगा दिया। ओके 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 ओके, सही हो गया। रिफ्रेश करें इस वाले को, हाँ, ब्राउज़र के जो अंदर बना हुआ है। नहीं सर, इन्होंने एक गलती ये की है, index.js में नहीं बनाया, app.js में बनाया। हाँ, ये लिखा हुआ था index.js ना? में बनाना था। इस पूरे कोड को जी। कट करके इंडेक्स में ले जाएं आप। अच्छा। अरे थैंक यू। ज़बरदस्त यार, क्या बात है। What the F was going on? हाँ भाई, छोटी Okay, छोटी cool. खुशियाँ मैटर करती हैं। हाँ। The small wins do matter. अच्छा भाई, और कौन है जिससे बन गया हो ये? है कोई ऐसा और क्लास में? हमारे पास जलालुद्दीन हैं, मोहम्मद हमज़ा फ़ारूक हैं, शेख अकील अहमद हैं, उमैर खलील, और ये हाउ टू करके कोई हैं, टू हाई टू, और उमर ख़ान। हाँ भाई, इनमें से कोई भी नहीं बना रहा क्या? सर मैंने लोकली बना लिया कंप्यूटर का। अच्छा, चले, हमज़ा फ़ारूक कह रहे हैं कि लोकल बना लिया, उनको तो पहले से ही आता है, वो कह रहे हैं, तो उनको चलो आता ही है। उमर ख़ान प्लीज़ अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखा दें, हो गया आपसे तो। अच्छा, बाकी लोग जो हैं, जलालुद्दीन, शेख अकील अहमद, सैयद उमैर खलील, यार आपकी स्क्रीन पे ना एक जो सेंटर वाला बटन है ना, इस पे एरो अप बना हुआ है, जो प्रेजेंट का बटन है, वो उससे होगा शेयर। वो जो 3 डॉट वाला कबाब मेन्यू जो है उसके लेफ्ट में जो बटन आता है वो उसके शेयर स्क्रीन वाला बटन, रेक्टेंगल विद एन अप एरो। सर आ गई सर? हाँ, हाँ, हो रही है। स्क्रीन आ रही है सर? जी, तो ये इसमें यहाँ पे हो गया। गुड यार, वेल डन, ज़बरदस्त। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं, ज़रा देखते हैं कि अब हर एक लाइन क्या कर रही है। कोड तो हमने लिख लिया, चल के भी नज़र आ गया वो, ठीक है, लेकिन वो एक एक लाइन अब कर क्या रहा है वो ज़रा देख लेते हैं। इंपोर्ट सबसे पहले, कि शुरू की जो 2 लाइनें हैं वो इंपोर्ट हो रही है। अच्छा, अभी के केस में ना हमने npm से कुछ इंस्टॉल नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, वो क्योंकि हम एक ऑनलाइन
IDE में वो काम कर रहे थे, तो उसमें हमें इंस्टॉलेशन नहीं करनी पड़ी, वो पहले से उसमें हुई हुई थी। अदरवाइज़ हमें अगर हम लोकल मशीन में अपनी करेंगे तो ये दोनों चीज़ें हमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी। और आज हम कोशिश करेंगे कि अपनी लोकल मशीन में एक हेलो वर्ल्ड बना के और उसको डिप्लॉय भी उसको कर लें हम किसी जगह पर ना, फायरबेस होस्टिंग में या नेटलीफाई में बहुत सारी जगहें मौजूद हैं उसको होस्ट करने के लिए। तो ये दोनों जो है ना वो आपके इंपोर्ट हो गए। इसमें तो मेरा ख्याल है किसी का कोई सवाल नहीं होगा कि इंपोर्ट क्या चीज़ है। ES6 में ये होता है ऑफ कोर्स, ES5 तक ये इस तरह नहीं होता था, उसमें रिक्वायर करके होता था, वो पुराना हो चुका है। उसके बाद ये हाई कंपोनेंट है, कह रहा है राइट अंडर द इंपोर्ट फंक्शन देयर इज़ अ फंक्शन कॉल्ड हाई। दिस इज़ रियली ट्रूली जस्ट अ प्लेन जावास्क्रिप्ट फंक्शन। अब ये बोल रहा है ये प्लेन जावास्क्रिप्ट फंक्शन है, मगर ये भी बोल रहा है साथ में कि ये हाई का कंपोनेंट है। तो ऐसी वो कौन सी चीज़ है जो इस सिंपल प्लेन जावास्क्रिप्ट फंक्शन को कंपोनेंट बना रही है? इनफैक्ट एवरीथिंग इन दिस फाइल अप टू एंड इंक्लूडिंग द वर्ड रिटर्न इज़ अ प्लेन जावास्क्रिप्ट, नथिंग रिएक्ट स्पेसिफिक। कह रहा है कि इस पूरी फाइल में आपने जो भी कोड टाइप किया है शुरू से लेके आखिर तक, कोई सा भी कोड रिएक्ट स्पेसिफिक नहीं है, जस्ट अ प्लेन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि यार ये प्लेन जावास्क्रिप्ट कैसे है, ये तो प्लेन जावास्क्रिप्ट नहीं है, ये तो JSX है। अच्छा, वो भी बताएगा ये कि कैसे है वो। What makes this function a component is the fact that it returns something that React can render। कह रहा है कि ये फंक्शन एक ऐसी चीज़ रिटर्न कर रहा है जिसको रिएक्ट क्या कर सकता है, स्क्रीन पे रेंडर कर सकता है। ठीक है, ऐसी चीज़ रिटर्न कर रहा है ये, और यही चीज़ इसको एक कंपोनेंट बनाती है, ना कि जस्ट एक सिंपल और प्लेन फंक्शन। द JSX, ये जो भी हेलो वर्ल्ड इसके अंदर लिखा हुआ है डिव के अंदर, इज़ अ सिंटैक्स कॉल्ड JSX। इट लुक्स एंड वर्क्स लाइक HTML। ठीक है, नज़र भी HTML की तरह आता है, काम भी उसी की तरह करता है, और है भी 99.9% वही, लेकिन थोड़ा सा एक फ़र्क है 0.1%। रिएक्ट कॉल द फंक्शन, इस फंक्शन को हम कॉल नहीं करते हैं, इस फंक्शन को हम जस्ट बना के पास कर देते हैं, इसको रिएक्ट कॉल करता है। ठीक है, गेट्स द JSX। अब रिएक्ट जब इसको कॉल करेगा तो उसको रिटर्न वैल्यू मिलेगी ऑफ कोर्स, और वो होगा JSX। उस JSX को गेट करता है रिएक्ट एंड रेंडर द इक्विवेलेंट HTML टू द DOM। कह रहा है कि उसके ही इक्वल जो भी HTML होता है उसको DOM पे रेंडर कर देता है। ठीक है, तो ये रिएक्ट इस फंक्शन को कॉल कर रहा होता है, और ये है रिएक्ट का एक कंपोनेंट। नोटिस हाउ द JSX इज़ नॉट अ स्ट्रिंग। कह रहा है कि स्ट्रिंग तो नहीं है ये, आप गौर से अगर देखें, क्योंकि स्ट्रिंग अगर होता तो शुरू में डबल कोटेशन और लास्ट में डबल कोटेशन होता। दिस इज़ नॉट अ स्ट्रिंग। React is not turning these things directly into strings either। कह रहा है कि अगर मुझसे आप सच बात पूछें पीछे की कहानी, तो React भी इसको क्या कर रहा है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं कर रहा है React भी इसको। Before React runs, there is an extra step the code goes through that converts the JSX into function calls। कह रहा है कि ये JSX जो है ना, जब React इसको कॉल करता है तो React के कॉल करने से पहले भी इस पर एक लेयर चलती है, एक प्रोसेस चलता है। उस प्रोसेस में होता क्या है, उस प्रोसेस में ये होता है कि इस JSX को बना दिया जाता है कुछ इस तरह का। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है, आपको अगर याद हो तो हमने जब जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे थे हम, तो जावास्क्रिप्ट पढ़ते हुए हमने ये बात डिस्कवर की थी कि जो HTML है वो ख़ुद से नहीं चलती है, वो भी जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट होके चलती है। ठीक है, और जावास्क्रिप्ट से हम वो सारे काम भी कर सकते हैं जो हम HTML से कर सकते हैं। तो एक मिनट को हम यहाँ पे अलग से आके और हम देख लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट क्रिएट एलिमेंट। ठीक है, मैं W3 स्कूल मैंने ओपन किया। आप जावास्क्रिप्ट में खड़े होके ना, जो आप पैराग्राफ लिखते हैं ना, P का टैग लगा के, और P का टैग ओपन, बीच में कुछ टैग्स, और P का टैग बंद, वो काम आप जावास्क्रिप्ट से भी कर सकते हैं क्रिएट एलिमेंट के ज़रिए। आपने कहा भाई डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट P के, P के नाम का एक एलिमेंट क्रिएट करो,
उसको पैरा के अंदर आपने डाल लिया, आपने कहा पैरा डॉट इनर टेक्स्ट, ठीक है। इनर टेक्स्ट तो हम कई दफ़ा चेंज कर चुके हैं, इनर टेक्स्ट, इनर HTML, ये हम कई दफ़ा चेंज कर चुके हैं। तो जो डॉम पे जो भी चीज़ें हम जो HTML के ज़रिए नज़र आती हैं वो सारी चीज़ें हम जावास्क्रिप्ट के ज़रिए भी दिखा सकते हैं, ठीक है। अब हम वापस इसमें आते हैं, इस कोड को हम ज़रा गौर से अगर पढ़ें तो इसने कहा हुआ है रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, कि रिएक्ट का एक फंक्शन है जो क्रिएट एलिमेंट करता है, ठीक है। एक तो है डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट जो कि जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन फंक्शन है। ये फंक्शन हमें कौन दे रहा है? रिएक्ट दे रहा है। रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट डिव, क्योंकि ये डिव है एक, ठीक है, तो डिव के नाम का बना रहा है डिव, उसके बाद कॉमा नल और उसके बाद कॉमा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। क्रिएट एलिमेंट के ना 3 एलिमेंट्स होते हैं। नंबर 1 एलिमेंट, नंबर 2 उसके एट्रीब्यूट्स, राइट। एट्रीब्यूट इसमें कोई है नहीं फिलहाल तो वो नल हो गया। नंबर 3 होता है कि उसके अंदर का टेक्स्ट क्या होगा, सही है। किसी भी एलिमेंट को बनाने के लिए 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। तो वो कह रहा है कि भाई आप जो JSX बना रहे हो ना, असल में वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? इसके अंदर इस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है वो। एंड दिस लाइन इज़ प्योर जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो इस वजह से ये कह रहा है कि आपने जो ऊपर जो भी लाइन लिखा है ना, 4-5 लाइन का कोड हेलो वर्ल्ड में, वो सारा कोड दैट इज़ अ रियल जावास्क्रिप्ट, देयर इज़ नथिंग रिएक्ट स्पेसिफिक, ठीक है। तो ये रिएक्ट का एक फंक्शन तो है, इसको कॉल तो किया जा रहा है, बट दिस इज़ अ प्लेन जावास्क्रिप्ट फंक्शन। दिस ऑल हैपन्स बिहाइंड द सीन। अच्छा, तो अब ये जो लेयर जो चलती है, मिसाल के तौर पे आपने जो ये वाला कोड लिखा है, ठीक है, ये कोड लिखने के बाद जब इसको आप करते हैं रन, ठीक है, रन का यहाँ पे वैसे कोई बटन नहीं है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली रन हो रहा होता है। पहले यहाँ पे एक बटन भी था शायद इनका ना, कुछ अरसे पहले तक। तो आप जब इसको रन का बटन प्रेस करते हैं ना, जब चलाने के लिए उसको, तो डायरेक्टली ये ब्राउज़र पे रन नहीं होता, पहले ये होता है कंपाइल, ठीक है। अच्छा, कंपाइल जो होता है, उस कंपाइलेशन के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? इसमें कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, वो कंपाइलेशन कहाँ पे होती है और कब होती है ये बता रहे हैं। दिस ऑल हैपन्स बिहाइंड द सीन, बेबल इज़ द टूल दैट डज द ट्रांसफॉर्मेशन। ये बेबल का एक टूल है जिसके ज़रिए इसको ट्रांसफॉर्म करता है ना, ये बेबल के ज़रिए इसको कंपाइल करता है एक्चुअली, ठीक है। एंड इन द स्टॉक क्रिएट रिएक्ट ऐप कॉन्फिग वेब पैक इज़ व्हाट किक्स इट ऑफ, किक्स ऑफ द बेबल। कह रहा है कि ये पूरी चीज़ जो है ना, ये एक सेटिंग हुई हुई होती है पहले से। अभी वो सेटिंग हम अपनी मशीनों में भी करते हैं, ठीक है। हम 2 मिनट के अंदर उसको ना अपनी मशीन में भी ये सेटिंग करते हैं, और हम फिर देखेंगे कि वो कंपाइलेशन कर रहा होता है। कंपाइलेशन करने के बाद तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कोड हमने लिखा है, ये कोड एज इट इज़ ब्राउज़र तक कभी भी नहीं पहुंचता है, ठीक है। ये कोड ब्राउज़र तक एज इट इज़ कभी भी नहीं पहुंचता। बेबल इसको कन्वर्ट करता है ES5 में, ठीक है। ES5 में भी कन्वर्ट करता है क्योंकि सारे ब्राउज़र ES6 को सपोर्ट नहीं करते, ठीक है। नए पुराने का चक्कर है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, ठीक है। इसमें मतलब कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिसको कोई ब्राउज़र अभी तक सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। ES6 की कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, तो वो भी इसमें चल जाती हैं। तो वो बेबल ना उसको क्या करता है, कन्वर्ट करता है ES5 में। और ये जो जितने भी यानी JSX वाली चीज़ें हैं, इसको कन्वर्ट करता है प्लेन जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो ये सब करता है वो। अभी हम थोड़ी देर में अपनी मशीन में जब इसका सेटअप करेंगे तो वो हम देख लेंगे कि वो किस पॉइंट पर ये कर रहा होता है। The fact is that it is not a string might seem like an unimportant detail। कह रहे हैं कि आपको शायद ये लग रहा हो कि भाई ये अगर स्ट्रिंग नहीं है तो ये कोई इतनी बहुत बड़ी बात नहीं लगती, छोटी सी बात लगती है, भाई चलो स्ट्रिंग नहीं है, ठीक है। बट इट इज़ एक्चुअली प्रीटी कूल, यू कैन इंसर्ट अ बिट ऑफ जावास्क्रिप्ट कोड इनसाइड द JSX टैग्स। कह रहे हैं कि इसमें ना कुछ मज़े की चीज़ ये है कि इसके आप लास्ट में कोई जावास्क्रिप्ट लिख दो वो भी चल जाती है, ठीक है। एंड रिएक्ट विल रन देम डायनेमिकली, वी विल सी दैट इन अ मिनट। थोड़ा सा आगे जाके ये इस चीज़ को भी जिक्र करेगा कि यानी इसके दरमियान में कोई जावास्क्रिप्ट को प्रिंट करवा करके दिखाएगा आपको। अच्छा, अब ये आ गया मेन पार्ट हमारा रेंडरिंग वाला। अच्छा, रेंडरिंग का क्या चक्कर है? द लास्ट लाइन इज व्हाट मेक्स ऑल इट वर्क। इट इंस्ट्रक्ट रिएक्ट टू कॉल द हाई फंक्शन।
अच्छा, हाई का जो फंक्शन है वो हमने देख लिया है कि हम उसको कॉल नहीं करते, उसको कॉल कौन करता है, जावास्क्रिप्ट कॉल करता है, ठीक है। अच्छा, अब हाई का ना एक चीज़ आप और भी देखें, हाई के फंक्शन को हम आमतौर पे जस्ट हाई लिख देते हैं, लेकिन इसमें हमने हाई नहीं लिखा, चूँकि ये एक रिएक्ट का कंपोनेंट है तो इसको हमने एंगल ब्रैकेट के अंदर इसको करके पास किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है, ठीक है, इसको प्लीज़ याद रखिएगा। Gets the return JSX and insert the corresponding HTML element into the document under the root element। अब सीन क्या है कि मेरे पास ना एक HTML का डॉक्यूमेंट होता है, ज़ाहिर है, जिसके ऊपर जावास्क्रिप्ट चलती है। जावास्क्रिप्ट बगैर HTML के डॉक्यूमेंट के नहीं चल सकती ब्राउज़र पर, ठीक है। आप चाहेंगे ना सिर्फ JS की फ़ाइल को, मैं जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को ब्राउज़र पे अगर मैं चला दूँ तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। यू मस्ट हैव टू हैव अ स्मॉल HTML। तो अगर आप इसमें जाएँ ना तो ये HTML की एक फ़ाइल इसमें मौजूद है, ठीक है, और HTML फाइल के अंदर बॉडी मौजूद है, बॉडी के अंदर एक डिव मौजूद है जिसकी आईडी है रूट, राइट। तो ये असल में कर क्या रहा है कि रिएक्ट रेंडर को बोल रहा है कि हाई के कंपोनेंट को कहाँ रेंडर कर दो, इस एलिमेंट के अंदर रेंडर कर दो, ठीक है। जो आपका डिव बना हुआ है जिसमें आईडी लगी हुई है रूट, उसके ऊपर जाके आप रेंडर कर दो, ठीक है। तो उस पूरे एक एलिमेंट का कंट्रोल हम रिएक्ट के हाथों में दे रहे हैं। अच्छा, तो ये कोड जो है असल में कंपाइलेशन में, ये कोड भी ज़ाहिर है इसमें भी JSX लिखा हुआ है ना यहाँ पर, तो कंपाइलेशन में ज़ाहिर है इसको भी चेंज करते होंगे कुछ ना कुछ, ज़ाहिर है ऐसे तो नहीं करेंगे इसको, क्योंकि ये JSX तो समझता ही नहीं है ब्राउज़र। तो असल में कंपाइलेशन के टाइम पे ना ये लाइन ऐसे कन्वर्ट हो जाती है, react.create एलिमेंट हाई, ठीक है। ये हाई जो हम ऐसे पास कर रहे हैं वो असल में इस तरह से होता है अंदर, ठीक है, और उसके बाद सेकंड एलिमेंट ये वाला दे दिया हमने, तो कुछ इस तरह हो के रन होता है। तो इसके अंदर भी अगर हम देखें तो कोई रिएक्ट स्पेसिफिक चीज़ नहीं है। react.create एलिमेंट एक फंक्शन है जो कि रिएक्ट से आ रहा है, लेकिन जस्ट अ प्लेन जावास्क्रिप्ट। तो ये हो गया जनाब। अच्छा, ये कोड एक्सप्लेनेशन सब लोगों को समझ आई कि कोड कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है इसके अंदर। कोई ऐसी कन्फ्यूजन जो अब सब समझ में ना आई हो तो वो प्लीज़ पूछ सकते हैं आप अभी। अच्छा, एक बात हो सकता है आप लोगों के जहनों में आ रही हो कि यार अच्छा खासा आसान सा कोड था, HTML लिखते थे, साथ में जावास्क्रिप्ट लिखते थे और कोड चल जाता था। ये अजीब फड्डों में फंसा दिया है कि भाई पहले नहीं ऐसे करके पहले कंपोनेंट बनाओ, फिर उसको ऐसे डाल के रेंडर करो। तो ये तो यानी जो काम पहले करते थे ये तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। तो ये बिला वजह मुश्किल क्यों बना रहे हैं? बंदों को तो चाहिए ना चीज़ों को आसान बनाए, तो ये बिला वजह मुश्किल क्यों बना रहे हैं? तो उसका जवाब ये है कि यार ये ना छोटा सा कोड हमने लिखा है तो इसलिए ये लग रहा है ओवरवेलमिंग, सही है। ये इतनी छोटे कोड के लिए बनाया नहीं गया रिएक्ट को ना, रिएक्ट बनाया बड़ी एप्लीकेशंस बनाने के लिए। तो जब आप छोटी सी एप्लीकेशन बनाते हैं ना तो आपको लगता है कि रिएक्ट में ज़्यादा मुश्किल है बनाना है इसको, और प्लेन HTML CSS और जावास्क्रिप्ट में ये आसान है। लेकिन जैसे ही आप बड़ी एप्लीकेशन बनाते हैं तो आपको लगता है कि रिएक्ट में बड़ी एप्लीकेशन बनाना आसान है निस्बतन नॉर्मल HTML CSS के। तो अभी चूँकि हमने बड़ी एप्लीकेशन बनाई नहीं है इसलिए हमें ये मुश्किल लग रहा है, ठीक है। I wanted to show you two important reasons। अच्छा, अब ये दो बातें मज़ीद बता रहे हैं यहाँ पे। दिस कोड इज़ अ प्योर जावास्क्रिप्ट, कह रहा है, वो हम देख ही चुके हैं ऊपर से नीचे तक कि वो प्योर जावास्क्रिप्ट है। कह रहा है एट द एंड ऑफ द डे द फैंसी JSX सिंटैक्स टर्न्स इनटू रेगुलर जावास्क्रिप्ट, ठीक है, ये तो हम देख ही चुके हैं शुरू से। यू डोंट कॉल योर ओन कंपोनेंट, रिएक्ट कॉल योर कंपोनेंट, ठीक है, रिएक्ट डज। नोटिस हाउ वी आर पासिंग द हाई फंक्शन इटसेल्फ, ठीक है, इनटू react.create एलिमेंट। कह रहे हैं हम जो हाई का फंक्शन बनाते हैं उसको हम कॉल करते ही नहीं है, हम उसको react.create एलिमेंट में पास करवा देते हैं, ठीक है। वी आर नॉट कॉलिंग हाई, वी आर जस्ट, क्योंकि कॉल करने के लिए कॉल सिग्नेचर चाहिए होता है, तो कॉल सिग्नेचर तो हमने कहीं पे भी नहीं लगाया हुआ, ठीक है। हाई के साथ हमने कॉल सिग्नेचर कहीं पे भी नहीं लगाया हुआ, हालांकि हमने बनाया है ये फंक्शन। तो इसको कॉल कौन करेगा? जावास्क्रिप्ट करेगा कॉल इसको। तो हमने यहाँ तक क्या कर लिया, एक हेलो वर्ल्ड बना लिया, उसमें जो जो कोड लिखा हुआ है वो सारा कोड हमने क्या कर लिया, ख़ुद से चला कर देख लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यही हेलो वर्ल्ड का फंक्शन जो है, यही हेलो वर्ल्ड का जो कोड है वो अपनी मशीन में मैं कैसे चलाऊँगा।
अपनी मशीन में चलाने के लिए हमारे पास एक CLI है, क्रिएट रिएक्ट ऐप, क्रिएट डैश रिएक्ट डैश ऐप, एंटर। ठीक है, गूगल पे मैंने लिखा ही है। reactjs.org की वेबसाइट खुल गई है। यहाँ पे आपको ना ये नज़र आ रहा है सब कुछ। ठीक है, रेकमेंडेड टूल चेन्स, तो मैंने क्या कर दिया, क्रिएट रिएक्ट ऐप पे क्लिक कर दिया। सही है, ये कमांड आ गई। इसका मैं लिंक भी आप लोगों को भेज दूंगा ग्रुप में। ठीक है, अभी मैं तो यहीं चैट में भेज देता हूँ। क्रिएट रिएक्ट ऐप हो गया। उसके बाद मैंने करना क्या है, मैंने लिखना है npx। ठीक है, npm का ही थोड़ा सा इन्हांस वर्जन है npx, राइट। तो मैंने कहा npx, उसके बाद मेरी इसका नाम, उसके बाद मेरी ऐप का नाम। ठीक है, अच्छा इसको एक स्टेप में इसने 2 काम किया हुआ है। npx का मतलब क्या होता है, इंस्टॉल भी करो और एग्जीक्यूट भी करो। ठीक है, मैं इसको 2 स्टेप में भी कर सकता हूँ, लेकिन ठीक है चलो एक ही स्टेप जो इन्होंने बताया है। तो मैंने ये कॉपी किया कोड, मैं अपने रिएक्ट वाले फ़ोल्डर में आया और मैंने यहाँ पे आके क्या खोला, टर्मिनल खोला। टर्मिनल खोला और यहाँ पे मैंने ये पेस्ट किया। अच्छा, माई ऐप को हटा के मैंने हेलो वर्ल्ड कर दिया। ठीक है, तो ये जैसे ही मैंने कोड लिखा ना, ये पूरी एक बॉयलर प्लेट मुझे तैयार करके पूरा दे देगा ये, राइट। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको तैयार करने में। ठीक है, हमने ये कोड, ये कमांड चला दी जो इन्होंने बताया हुआ था। तो थोड़ा जूम इन कर दीजिएगा, मुझे नजर नहीं आ रहा। जूम इन कर देता हूँ। ठीक है जी, मैं दोबारा बता भी देता हूँ। मैं पहले CD करके गया रिएक्ट के फ़ोल्डर में। ठीक है, CD करके मैं रिएक्ट के फ़ोल्डर में आ गया, यानी कि इस फोल्डर में। और उसके बाद मैंने क्या चलाया, उसके बाद मैंने चलाया npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और हेलो वर्ल्ड, ये मैंने चला दिया। उससे क्या हो रहा है, अभी एक बॉयलर प्लेट ना तैयार कर रहा है मेरे लिए, पूरा बॉयलर प्लेट तैयार कर रहा है। टाइम ले रहा है बिला वजह, इतना टाइम लेता नहीं है ये। कुछ शायद डाउनलोड कर रहा है 4-5 MB स्पीड से। बस कि हम हेलो वर्ल्ड की ना ऐप अपनी मशीन में तैयार करते हैं और इसको डिप्लॉय करके हम छुट्टी करते हैं। सही। अच्छा, अभी ये स्केड्यूल चेंज कब है, वो आपने डिसाइड किया? हाँ, स्केड्यूल चेंज का टाइमिंग का जिक्र किया था हमने। बस फर्स्ट रमज़ान से वो हम इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे उस स्केड्यूल को। फर्स्ट रमज़ान यहाँ पे कब आ रहा है? I think March 2nd, sorry, April 2nd. अप्रैल 2nd। तो अप्रैल 2nd को Okay. अप्रैल 2nd को So yeah, हमारा that's शुरू हो जाएगा। so हमारे भी April 1st तो ना, क्योंकि हम फ्राइडे से करेंगे। ओके। या मैं पूछ रहा हूँ, मैं बता नहीं रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ। असल में ये अप्रैल 2nd जो लिखा हुआ है ना, ये एक दिन आगे या पीछे हो सकता है, क्योंकि ये ना सोलर कैलेंडर से नहीं होता, ये लूनर कैलेंडर से होता है ना। तो ये प्रेडिक्शन तो करता है, मतलब आपको पता है अभी हम इतने तरक्की कर गए हैं कि हम मून को पहले से प्रेडिक्ट कर लेते हैं 2-2, 3-3 साल पहले से। बट स्टिल यहाँ की जो लोकल इंतज़ामिया है वो देखते हैं, और वो जब तक देख ना लें चांद को तो वो फिर ऐलान नहीं करते। तो ये 2 अप्रैल जो है वो हो सकता है 1st भी हो सकता है, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर कि वो यानी या तो 3rd हो सकता है या तो 1st हो सकता है, इस तरह का कोई चक्कर है। क्योंकि लूनर कैलेंडर जो है वो थर्ड हो गया, तो थर्ड होगा या फोर्थ होगा, सेकंड हो ही नहीं सकता। सेकंड को 29 तारीख है यहाँ पे। अच्छा, क्योंकि लूनर कैलेंडर ना या तो 29 डेज़ का होता है या तो 30 डेज़ का होता है। तो अगर चांद नज़र ना आए तो 30 डेज़ पूरे करके फिर ये स्टार्ट करते हैं, और अगर चांद नज़र आ जाए 29 को तो फिर 29 पे ही ख़त्म कर देते हैं महीने को। इस तरह होता है इनका लूनर कैलेंडर। सर वैसे टाइमिंग क्या शेड्यूल की है? टाइमिंग हमने सुबह की स्केड्यूल की है,
और सर सुबह कब की? यार अभी तो मैं खुद भी भूल गया हूँ कि कब की है। 9 से 11 की थी हमने, शायद 9 से 11 की थी जस्ट। सर वो तो ऑफिस टाइमिंग होंगे, उसमें कैसे करें? यार यही अवेलेबिलिटी है मेरी, अभी बता दें, क्योंकि इसके अलावा सलील की भी ना इसमें अवेलेबिलिटी नहीं है इस टाइमिंग पे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं इसको चेंज करूँगा ना टाइमिंग को, क्योंकि यार रमज़ान में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीक के ना 2 या 3 दिन में मैं सारी चीज़ें निपटाऊँ। तो इस हिसाब से ना मैं सर वो मैंने एक रिक्वेस्ट की थी कि सर रोजे से थोड़ी देर पहले नहीं यार, रोज़े सर से खाली थोड़ा पहले संडे ना से हिम्मत नहीं होती यार, बहुत जान लगती है पढ़ाने में। सर रमजान में खाली संडे रख लें क्लास। यार ये भी कर सकते हैं संडे, मगर यार फिर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। सिर्फ संडे, ये क्या हुआ? सैटरडे संडे रख लें, अगर जैसे सैटरडे संडे नॉर्मली सैटरडे भी ऑफ होता है। अच्छा नहीं यार, सैटरडे संडे नहीं होगा। सैटरडे को आपको फिर प्रॉब्लम होगी, संडे को कोई भी टाइम रख लें दोपहर का, आफ्टर जोहर रख लें, तो उसमें फिर ये कि सब शामिल हो जाएंगे। खैर अभी तो टाइम है इसमें यार, मैं भी इस पर मज़ीद गौर करता हूँ। अगर कोई बेहतर सूरत हाल हुई तो हम वो बिल्कुल करेंगे, ज़रूर करेंगे, कोई मसला नहीं। सर ये कि रमज़ान से थोड़ा सा एक्सीड कर जाएगा कोर्स, तो उसमें ये होगा कि रमज़ान के बाद थोड़ा फास्ट कर लेंगे ख़त्म करने के लिए, तो रमज़ान में थोड़ा रिलैक्स मिल जाएगा। फिर तो ये कि पुराना रिवीजन वगैरह भी करने का टाइम मिल जाएगा तब तक। हमें और कितना वक्त लगेगा ये गूगल असिस्टेंट की चीजों के लिए? यार असल में ना इस वाली जो क्लास में ना मैं बहुत तसल्ली से चीज़ें पढ़ा रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि अपना बेस्ट दूँ मैं। मेरा ख्याल था कि अलेक्सा 1 महीने में कंप्लीट कर लूँगा मैं, बट मेरा ख्याल है 1 महीने से हम आगे निकल आए, तकरीबन 10 से 12 दिन आगे निकल आए हम। तो हाँ, लेकिन हमने मेरे ख्याल से एक या 2 मिस भी किए थे हमने एग्जैक्टली। तो मेरा यही ख्याल है कि हम रमज़ान के रहते रहते में हम ये कंप्लीट कर पाएँ कोर्स, ठीक है। बट अगेन वही बात है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो चीज़ें मुझे आती हैं मैं सारी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कवर करूँ इसमें। तो मे भी रमज़ान ख़त्म हो जाए हमारा, सही है, रमज़ान के हम ईद के बाद तक भी जाएं, मे बी। बट मेरी कोशिश यही है कि जो है ना हम जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट कर पाएँ। अच्छा, एक बार ये कमांड फ़ेल हो गई थी तो मैंने इसको दोबारा से रन किया तो ये चल गई, और हमारे पास ना एक अदद ये हेलो वर्ल्ड का फ़ोल्डर बन के आ चुका है। और हेलो वर्ल्ड के फ़ोल्डर में यार ये चेंजेस इतनी ज़्यादा क्यों आ गई इसमें? हाँ अच्छा, हेलो वर्ल्ड के फ़ोल्डर में ये पूरा मेरे पास ना, सॉरी कमांड सर हमने कहाँ पे देखी थी? ये कमांड हमने देखी थी, उसका मैंने लिंक भी भेज दिया। ये रहा, क्रिएट रिएक्ट ऐप। गूगल पे लिखेंगे आप क्रिएट रिएक्ट ऐप तो ये आ जाएगा, ये कमांड लिखी हुई है। react.org के लिंक पे क्लिक करिएगा। ये मैंने लिंक भेज दिया, अभी मीटिंग में भेजा है मैंने। अच्छा, अब जस्ट हमें करना क्या है, हमें करना है cd हेलो वर्ल्ड, जो अभी हमने प्रोजेक्ट बनाया उसके अंदर गया npm स्टार्ट, एंटर। तो ये प्रोजेक्ट मेरा ना चल के स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है जी। ये मेरा प्रोजेक्ट चल के स्टार्ट हो गया। दिस इज़ अ हेलो वर्ल्ड प्रोजेक्ट, और ये जो घूमता हुआ बना हुआ आ रहा है लोगो, ये इन्होंने खुद ने बना कर दिया है, राइट। ये हमने नहीं बनाया, ये उन्होंने बॉयलर प्लेट में पहले से बना कर दिया हुआ है। अच्छा, जो मैं कंपाइलेशन का जिक्र कर रहा था, अगर मैं इसके src में जाऊँ सोर्स में, और मैं जाऊँ इसके index.js में, ठीक है, जो हमारी फ़ाइल है जिसमें हम सारे काम कर रहे हैं, और इसमें मैं कुछ भी चेंजेस करूँ, अगर कुछ भी चेंजेस करके सेव का बटन दबाऊँ, तो आप नोट कीजिएगा इस जगह पर, यहाँ पे आप नोट कीजिएगा कंपाइलेशन लिखा हुआ आ रहा है या कंपाइलिंग लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। नोट किया आपने? कंपाइल करने का ये ना, मिसाल के तौर पर अगर इसको मैं बहुत ज़्यादा कर दूँ, अच्छा असल में ये बहुत फास्ट हो रहा है तो वो फील नहीं हो रहा, लेकिन ये रिकॉर्डेड वीडियो में अगर आप उसको पॉज करेंगे ना तो लिखा हुआ है कंपाइलिंग। ये रहा, मैं इसको रिप्रोड्यूस कर पाया हूँ, मैंने कंट्रोल इसको होल्ड कर लिया है पकड़ के ना, तो वो कंपाइलिंग आप देखें छोटा सा लिखा हुआ आता है। क्योंकि ये बिल्कुल छोटी सी ऐप है इसलिए वो जल्दी से भाग जा रहा है। जब ये ऐप थोड़ी बड़ी होती है ना तो वो कुछ 1 सेकंड 1.5 सेकंड तक रहता है वो कंपाइलेशन उसकी।
तो इस कंपाइलेशन वाले लेवल पे ये JSX को कन्वर्ट कर देता है रियल उसमें क्या कहते हैं जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। अच्छा, अब हम देखें करना क्या है हमें। app.js की फ़ाइल यहाँ पर भी मौजूद है, ठीक है, जैसा ऑनलाइन एडिटर में थी। इस app.js की फ़ाइल को मैंने कर दिया डिलीट, राइट, डिलीट कर दिया मैंने। अब मेरे पास index.js है, तो मैं index.js में आके क्या करूँगा, इस पूरे कोड को डिलीट कर दूँगा। यही बताया था उन्होंने हेलो वर्ल्ड करना, और मैं चला जाऊँगा उसी आर्टिकल में दोबारा से। ये मैं उसी आर्टिकल में आ गया और मैं स्क्रॉल करके वापस जा रहा हूँ, सही है, वापस जा रहा हूँ और ये पूरा कोड मैं यहाँ से उठा के लेकर आ जाता हूँ, ठीक है। ये मैंने पूरा कोड यहाँ वाला लिख दिया। किसी का कोई सवाल इसमें, कोई ऐसी चीज़ जो समझ में ना आई हो? मैंने जस्ट एक हेलो वर्ल्ड बनाई है न्यू अपनी मशीन में, और उसमें मैंने क्या किया, वही पूरा प्रोसेस किया है जो इन्होंने बताया था कि भाई आप स्टार्ट करो नया प्रोजेक्ट, उसके अंदर आप app.js को डिलीट करो, index.js में जाके सारा कोड उड़ा दो पुराना, और ये वाला कोड उसमें टाइप कर दो। तो मैंने यही वाला काम किया, ठीक है। सेव दबाया, Ctrl+S, और जाके मैंने देखा यहाँ पर जो इसका रिज़ल्ट है वो क्या मैंने बंद कर दिया, हाँ ये जो रिज़ल्ट है मेरा, ये रिज़ल्ट जो था मेरा, इसमें देखें वही हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया मेरे पास, ठीक है। इसको मैं कुछ चेंज करूँगा, हेलो वर्ल्ड फ्रॉम ABC सेव, तो ये यहाँ पर भी सेव हो गया। तो ये हमारी एक पहली रिएक्ट की ऐप बन के तैयार हो चुकी है, और इस रिएक्ट की ऐप के अंदर हमने क्या लिखा है, एक हेलो वर्ल्ड लिखा है जस्ट। अब इस रिएक्ट की ऐप को हमें क्या करना है, डिप्लॉय करना है। तो डिप्लॉय करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले करना पड़ेगा, सॉरी मैंने क्या किया, मुझे रोकना, अच्छा ये npm स्टार्ट जो है ना, ये वॉच कर रहा होता है ना, इसको मुझे Ctrl+C करके रोकना पड़ेगा। npm स्टार्ट को मैंने रोक दिया, मैंने कहा npm रन बिल्ड। अच्छा, npm रन बिल्ड जैसे ही करूँगा मैं, तो यहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा एक बिल्ड का फोल्डर बना हुआ आ जाएगा, वो कि अभी मौजूद नहीं है, ठीक है। ये बिल्ड का फोल्डर बना हुआ आ गया। ये बिल्ड क्या है, ये प्लेन HTML CSS है, ठीक है। ये बिल्ड क्या चीज़ है, प्लेन HTML CSS है। रिएक्ट की ऐप असल में प्लेन HTML CSS में कन्वर्ट हो जाती है। और अगर आप इसके अंदर खोल कर देखेंगे जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को, तो वो कुछ इस तरह से खुलेगी आपके पास, ठीक है, जो कि रीडेबल नहीं है। आप फेसबुक में या किसी भी ऐप में जाके राइट क्लिक करके जब कोड देखने की कोशिश करते हैं तो आपको यही नज़र आता है, ठीक है। ये मिनीफाइड कोड बोलते हैं इसको, ये साइज़ कम हो जाता है बहुत ज़्यादा इस तरह करने से, ठीक है। आपके कोड का साइज़ बिल्कुल माइनर सा हो जाता है। अच्छा, तो हमने क्या कर दिया, npm रन बिल्ड चला दिया, ये कमांड दोबारा मैंने चला दी, npm रन बिल्ड, ठीक है जी। और बिल्ड से मुझे ये फोल्डर बन के मिल गया npm रन बिल्ड वाला। अच्छा, अब मुझे इसको डिप्लॉय करना है। कहाँ पर डिप्लॉय करना है भाई, मैं कर देता हूँ इसको फायरबेस होस्टिंग पे कर देता हूँ, ठीक है। मैंने कहा फायरबेस होस्टिंग, एंटर, और यार कंसोल पे जाना था ना मुझे, ठीक है। मैंने कहा गो टू कंसोल, राइट, गो टू कंसोल पर गया मैं, फायरबेस के कंसोल पे। फायरबेस के कंसोल पे जाने के बाद मेरे पास एक प्रोजेक्ट बना हुआ है ABC डिलीट दिस, ठीक है। इस तरह के प्रोजेक्ट मैं बनाता हूँ कि मैं बाद में इसको डिलीट कर सकूँ। तो ये एक बना हुआ प्रोजेक्ट है, इसलिए मैं नया प्रोजेक्ट नहीं बना रहा, इसी में इसको डिप्लॉय करते हैं। मैं होस्टिंग वाले टैब में गया, और होस्टिंग वाले टैब में जाने के बाद मैंने कहा स्टार्ट, गेट स्टार्टेड, ठीक है। इसके कोई पैसे नहीं है, बिल्कुल फ्री है ये। इन्होंने कहा भाई पहले ये इंस्टॉल कर लो अपने पास, ये वाला, ठीक है। ये 3 स्टेप में होस्ट होता है ये। मैंने कहा कॉपी, और मैंने यहाँ पे आके इसको क्या कर दिया, इंस्टॉल कर। अच्छा, इसमें मुझे पहले सूडो लगाना पड़ेगा, क्योंकि -G करके जब कोई चीज़ इंस्टॉल होती है तो मुझे सूडो लगाना पड़ता है लिनक्स में और मैक में, ठीक है। विंडोज़ में इसको आप क्या करेंगे, टर्मिनल जो कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे उसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके खोलेंगे, ठीक है। तो ये सेम चीज़ उसमें भी हो जाएगी फिर, एलिवेटेड कमांड प्रॉम्प्ट। अभी विंडोज में विंडोज टर्मिनल आ गया है। ओह अच्छा, गुड यार। एक तो पावर शेल हुआ करता था इनके पास, वो तो बहुत ही बकवास चीज़ है, उसमें पता सर नहीं VS कोड में कोई ऐसा ऑप्शन है टर्मिनल का, जैसे इसमें sudo लगा देते हैं हम, नहीं। का वो कमांड प्रॉम्प्ट अलग से खोलना पड़ेगा? नहीं, VS कोड का ताल्लुक नहीं है ना इससे, टर्मिनल तो टर्मिनल है ना। इन्होंने तो जस्ट ये आई फ्रेम खोला हुआ है छोटा सा, नीचे जो टर्मिनल खुला हुआ है,
ये खुद थोड़ी बनाया उन्होंने, ये तो आई फ्रेम खुला हुआ है ना। ये बस एक विंडो है इनटू योर टर्मिनल, मतलब टर्मिनल अलग विंडो में खोलने के बजाय VS कोड में उन्होंने दिखाया है। अच्छा, ये इंस्टॉलेशन में थोड़ा टाइम लगा रहा है, आई एम नॉट श्योर व्हाई। हालांकि मेरे पास पहले से इंस्टॉल था ये मैंने दोबारा इसलिए रन किया ताकि रियलिस्टिक लगे थोड़ा बट ये टाइम ले रहा है फिर भी। मे भी कोई मेजर अपडेट आ गई हो इसलिए पूरा डाउनलोड कर रहा है। वेट कर लेते हैं अभी क्या करें। So we are expecting that within like Ramzan we are going to stick to Monday, Wednesday, Friday instead of यस, MWF 9 to 11 मॉर्निंग। right. Yeah, okay. Also you're going to look right now on your schedule and see what else is possible as well, right? मेरा जस्ट एक ही कंसर्न है कि मैंने मतलब जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ उसको मैं शॉर्ट टाइम में निपटाऊँ, बस मेरा ये कंसर्न है। Makes sense. You chunk it up and then you're done हाँ. for like the rest of the week. हाँ, सही है, बस like early in the morning या late in the evenings is possible. That would be very appreciable. सर वो सिर्फ संडे वाले उस पर भी थोड़ा और कर लीजिएगा अगर हो सके तो, क्योंकि लोड ज़्यादा हो जाएगा हमारे ऊपर। ऑफिस टाइमिंग भी होंगे और फिर रमज़ान भी होगा और फिर मैं बिल्कुल मैं ऑफिस वाली टाइमिंग में मैं कंसिडर कर रहा हूँ उसको। मैं 9 to 11 की जगह ना इसको 8 to 10 करने की कोशिश करूँगा स्केड्यूल को देखते हुए। अगर 8 to 10 हो जाए तो आई थिंक सही रहेगा आप लोगों के लिए, राइट? सर सिर्फ संडे नहीं कर रहा। अब इस पे सब लोगों की वोटिंग करवा लेते हैं। मैं 2-3 टाइमिंग्स देख के वोटिंग करवा लेता हूँ, जिसमें ज़्यादा लोग सही होंगे उसको कर लेंगे। संडे को 3 घंटे की क्लास कर सिर्फ संडे करना है, लेकिन 3 घंटे की क्लास कर 3 घंटे नहीं भाई, 3 घंटे तुम ही से ही नहीं होगा, फिर भाई बोलोगे नहीं हो रहा। और सर हफ्ते में एक दिन हो जाएगा। असल में देखो क्लासेस जो होती है ना वो पूरी दुनिया में कहीं पे भी 45 मिनट से ज़्यादा की नहीं होती ना, ठीक है? 45-50 मिनट से ज़्यादा की नहीं होती क्लासेस। लेकिन हम यहाँ पे 2 घंटे की जो हमने क्लासेस रखी हुई हैं उसका मेन रीज़न ये है कि 2 घंटे की क्लास होगी तो 45 मिनट एक्चुअल पढ़ाई होगी उसमें, समझ रहे हो? क्योंकि ज़ाहिर है कभी देखो आज जैसे मैं लेट हो गया आज, ठीक है, तो कभी लेट हो जाता है, कभी कुछ ना कुछ हो जाता है। तो जस्ट इस रीज़न को देखते हुए 40 मिनट से हमने ज़्यादा की रखी है। अदरवाइज़ क्लास 45 मिनट से ज़्यादा की कहीं पे भी नहीं होती, क्योंकि बंदे का दिमाग ना बंद हो जाता है 40-45 मिनट के बाद। अच्छा, तो ये इंस्टॉलेशन वाला मैंने कर लिया, ठीक है, एक काम ये कंप्लीट हो गई है मेरी इंस्टॉलेशन। ऐसा कुछ लिखा हुआ आएगा मैसेज आपके पास। उसके बाद अगला स्टेप क्या है, मैंने कहा नेक्स्ट फायरबेस लॉगिन, राइट? लॉगिन करूँगा मैं फायरबेस, इसी जगह पे खड़ा हो गया। मेरा ऑफ कोर्स पहले से लॉगिन होगा तो मेरी ईमेल लिखा हुआ शो कर देगा ये, ठीक है? ऑलरेडी लॉगिन। आपके पास क्या होगा, आपको ना ये ब्राउज़र की विंडो खोल देगा, ठीक है? और उस ब्राउज़र की विंडो पे आपको बोलेगा ओके करना है, तो वो आप कर लीजिएगा। उसके बाद मैं करूँगा फायरबेस इनिट, ठीक है? यहाँ पे ये कमांड भी इन्होंने बताई हुई है कि फायरबेस इनिट करो आप। नेक्स्ट फायरबेस इनिट के बाद फायरबेस डिप्लॉय। अब इनिट में ना थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, इसको और कीजिएगा। इनिट में ना ये बहुत सारे काम करता है फायरबेस। तो मैंने कहा होस्टिंग, तो होस्टिंग पे लाके मैंने स्पेस बार का बटन प्रेस किया तो ये इस पर सेलेक्ट हो गया ये, ठीक है? दोबारा करूँगा डीसेलेक्ट हो जाएगा। तो मैं सेलेक्ट कर लिया इसको, और सेलेक्ट करने के बाद मैंने क्या किया, सेलेक्ट करने के बाद इसको मैंने एंटर प्रेस कर दिया। अब ये पूछ रहा है कि भाई कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है या नया प्रोजेक्ट बनाना है। मैंने कहा भाई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है। तो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट का ना मुझसे कह रहा है आईडी दे दो भाई। तो मैं गया यहाँ पे, ये जो आ रही है ना ABC डिलीट दिस, ये मेरी आईडी है। इसको मैंने कॉपी कर लिया, कॉपी करके इसको लाके दे दिया यहाँ पे, एंटर कर दिया मैंने, ठीक है? योर पब्लिक डायरेक्टरी इज़ अ फोल्डर रिलेटिव टू योर प्रोजेक्ट। तो आपको वो पब्लिक डायरेक्टरी कहाँ रखनी है? पब्लिक डायरेक्टरी मेरे केस में उसका नाम है बिल्ड, राइट? तो मैं कहूँगा इसको $build, एंटर, ठीक है? कह रहा है कन्फिगर अ सिंगल पेज एप्लीकेशन। अब जितने भी ऑप्शन है ना आगे उसको मैं डिफ़ॉल्ट पे करूँगा, राइट? एंटर,
एंटर। सही है, डिफ़ॉल्ट पे कर रहा हूँ मैं सबको, और ये मेरी कंप्लीट हो गई। जैसे ही ये कंप्लीट हुआ, आपने 2 फाइलें देखेंगे आप एक्स्ट्रा यहाँ पे, फायरबेस RC, फायरबेस डॉट जेसन, ठीक है, ये 2 फाइलें एक्स्ट्रा बनी भी आ जाएंगी। इसके बाद आपको चला देना है फायरबेस डिप्लॉय, एंटर। ठीक है, फायरबेस डिप्लॉय आप जैसे ही चलाएंगे, ये डिप्लॉय होस्टिंग स्टार्ट हो गया, और डिप्लॉय होस्टिंग होने के बाद क्या होगा, आपको ये दे देगा एक अदद URL, और उस URL पे, ठीक है, होस्टिंग URL, यू सी, कंट्रोल क्लिक मैंने किया है होस्टिंग URL पे, तो ये ओपन हो गया, ये मेरा होस्टिंग URL हो गया। ठीक है जी, ये URL दुनिया में कोई भी इसको ओपन करेगा तो ये इस वेबसाइट पे पहुंच जाएगा। अगर मैं रिएक्ट के डैशबोर्ड पे जाकर देखूं, कंटिन्यू मैंने कर दिया, कंटिन्यू टू कंसोल, तो यहाँ पर भी आप ये URL देख सकते हैं, राइट, इस जगह पे भी। अच्छा, अब आप जितनी बार फायरबेस डिप्लॉय करेंगे तो ये प्रोजेक्ट आपका दोबारा से डिप्लॉय हो जाएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं ये फ्रॉम ABC हटा देता हूँ, सेव किया मैंने, और मैंने फायरबेस डिप्लॉय का बटन दबा दिया, तो क्या ये फायरबेस पे अपडेट हो जाना चाहिए? नहीं होना चाहिए। वो इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने चेंजेस करने के बाद npm रन बिल्ड नहीं चलाया है। सही है, तो मैं npm रन बिल्ड चलाऊंगा, सही है, उसके बाद मैं डिप्लॉय करूंगा। तो जब भी मैं चेंजेस करूंगा मुझे बिल्ड लाजमी चलानी पड़ेगी, अदरवाइज़ वो चेंजेस फायरबेस पे, यानी वो प्रोडक्शन में नहीं जाएगी वो चेंजेस। ये एक हम स्क्रिप्ट नहीं लिख सकते कि एक ही कमांड में ये दोनों? हम एक ही कमांड में भी लिख सकते हैं, बता देता हूँ आपको कैसे। npm रन बिल्ड %, फायरबेस डिप्लॉय, सही, एंटर। ठीक है, इसकी आप पूरी npm की एक स्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं कि npm रन डिप्लॉय, ठीक है, बल्कि वो लिख ही देता हूँ मैं हाथ के हाथ। मैंने कहा जी, अभी इसमें डिप्लॉय की स्क्रिप्ट नहीं है ना, मैंने कहा कि भाई डिप्लॉय, और मैंने कहा कि यार npm रन बिल्ड एंड npm फायरबेस डिप्लॉय। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा npm रन डिप्लॉय, एंटर। तो ये दोनों काम कर देगा, बिल्ड करेगा पहले, फिर उसके बाद जो है वो उसको पुश कर देगा वहाँ पे। सही। अच्छा, अब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो मुझे ये नया वाला दिख जाना चाहिए, ये मुझे नया वाला दिख गया। ठीक है, URL हमारे पास है abc delete this .web.app। ठीक है जी, अब जल्दी से आप लोगों को मैं 15 मिनट दे रहा हूँ। ये जो मैंने काम किया है, मैंने क्या क्या काम किया, एक क्रिएट रिएक्ट ऐप से लोकल मशीन पे मैंने हेलो वर्ल्ड तैयार किया। सही है, मतलब हेलो वर्ल्ड जो वो देते हैं बॉयलर प्लेट वो वाला, उसका मैंने app.js डिलीट किया, उसमें index.js पे जाके कौन सा कोड लिखा जो आर्टिकल में बताया हुआ था, वो लिखने के बाद उसको लोकली चलाया, लोकली चलाने के बाद फायरबेस पर डिप्लॉय किया। आप लोगों को मैं 10 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ये आखिरी चीज़ है, हम इसके बाद क्लास ख़त्म करेंगे, लेकिन मैं ये आप लोगों का देख कर जाऊँगा आज। ठीक है, तो मैं अपनी स्क्रीन की शेयरिंग रोक रहा हूँ, और आप लोग अपनी स्क्रीन जो है ना शेयर करके मुझे दिखाइएगा प्लीज़।